अस्पताल में बहुत हलचल मची थी। सफेद साड़ी पहने 4-5 महिलाओं में से निर्मला बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी, मधु कैसी है, उसे कुछ होगा तो नहीं। डॉक्टर ने बोला, जहर शरीर में फैल चुका है, अभी कुछ नहीं कह सकते। निर्मला रोते हुए बोली, मधु के घर वालों को भी बता दो, मधु ने आश्रम में जहर खा लिया है। दूसरी महिला बोली, दीदी घर वालों को फोन तो किया था पर कोई नहीं आया, उन्हें भी कुछ फिक्र नहीं। निर्मला बोली, हाँ, ये सफेद रंग जिसके नसीब में है, उनका साथ परिवार वाले भी नहीं देते। समाज हमें अपशकुनी बोल हमसे सारे नाते तोड़ देता है। कुछ समय बाद डॉक्टर ने बोला, अब वो खतरे से बाहर है। होश आया तो सब मधु से मिलने गए। सबने पूछा, मधु कैसी हो, क्यों जहर खाया। मधु कुछ न बोली। डॉक्टर ने पुलिस को फोन करने को बोला, पर उन महिलाओं के अनुरोध करने पर पुलिस को कुछ नहीं बताया। 2 दिन बाद आश्रम में ले गए, वहां भी मधु रो रही थी। तभी आश्रम की प्रबंधक रेवती दीदी आई और पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने एक बार भी आश्रम के बारे में और यहाँ की महिलाओं के बारे में नहीं सोचा? वो चुप्पी तोड़ते हुए बोली, दीदी मेरे जीने का अब कोई उद्देश्य नहीं, मेरा सुहाग नहीं रहा, ससुराल नहीं रहा, परिवार वाले मुझे अपशकुनी समझ यहाँ छोड़ गए, मैं अब किसके लिए जीऊंगी? रेवती ने कहा, जिंदगी से इतनी जल्दी हार मान गई? अगर कोई और नहीं सोचता तुम्हारे लिए तो तुम खुद ही अपने बारे में अपनी खुशी के लिए सोचो। वो बोली, ये सब एक विधवा के लिए आसान नहीं। रेवती बोली, मुश्किल भी नहीं, मैं तुम्हें इसका जीता जागता सबूत देती हूँ। ये कहानी है पूरब के एक छोटे से गांव की, सुमति की है। उसके परिवार में सुमति, उसकी माँ और बाबूजी, पिताजी और भैया भौजी, भाभी, उनके 2 बच्चे हैं। सुमति बहुत खूबसूरत और समझदार थी। घर का काम हो या पढ़ाई, सब कुछ में निपुण थी। घर में सभी का मन लगा के रखती है। बहुत हंसमुख स्वभाव की है। सुमति अब 10वीं कक्षा में पढ़ती है। घर के काम में भी भाभी का हाथ बटाती थी। रोज स्कूल जाना पढ़ना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। एक रोज जब सुमति अपने स्कूल से घर पहुंची तो गांव के पंडित जी आए हुए थे। माँ और बाबूजी साथ में बैठे थे। सुमति ने उन्हें देख नमस्ते किया। वो बोले, आजा बिटिया, मैं तेरे बारे में ही बात कर रहा था। सुमति आश्चर्य से बोली, मेरे बारे में क्या बात करनी है पंडित जी? आपके तो बगीचे भी नहीं हैं आम के, जो आप मेरी शिकायत लेके आए हैं कि मैंने आपके बगीचे के आम तोड़े हैं। पंडित जी ये बात सुन हंस पड़े और बोले, तू बहुत चंचल हो गई है सुमति, इसलिए एक लगाम लेके आया हूँ। सुमति फिर बोली, क्या, कैसा लगाम? उन्होंने बोला, तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता लाया हूँ। सुमति चौंक गई। क्या? सुमति और कुछ कहती, इससे पहले ही माँ ने बोला, अंदर जाओ, बड़ों के आगे अपनी शादी की बात नहीं सुनते। सुमति अपने गुस्से और दुख का घूंट पीकर रह गई। भाभी आई, बोली, क्या हुआ, शादी के नाम से इतना गुस्सा? सुमति कुछ न बोली, बस पलंग के कोने पर लगी लकड़ी के डंडे को ऐसे मल रही थी जैसे बस तोड़ के ही दम लेगी। भाभी फिर बोली, अरे शादी तो सबको करनी पड़ती है, मेरी तो 9वीं कक्षा में थी तभी हो गई थी। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। भाभी ने बोला, खाना तो खा लो। वो कुछ ना बोली और मुंह ढककर लेट गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद माँ आ जाती है। वो सुमति के सर पर हाथ फिराते हुए बोली, सुमति उठ जा, सांझ हो गई। सुमति की आंख खुली, फिर उसे याद आया वो ऐसे क्यों सो गई। वो माँ के गले लगकर बोली, माँ, मैं क्या तुम्हारे लिए इतनी बोझ हो गई हूँ कि तुम मुझे इतनी जल्दी भेज रही हो? अभी तो 10वीं की कक्षा भी पास नहीं की मैंने। माँ मुस्कुराते हुए बोली, हमार सोन चिड़ैया उड़ना चाहती है तो मना किसने किया है? शादी हो जाने दो, गौना थोड़े ना कर रहे हैं, गौना 2 साल बाद करेंगे, तब तक जी भर के पढ़ लेना। सुमति बोली, माँ, इतने कम समय में मेरी पढ़ाई पूरी ना होगी, 12वीं के बाद भी तो पढ़ना है। माँ बोली, पर 12वीं के बाद तो गांव में कॉलेज ही नहीं है, कैसे पढ़ेगी? सुमति बोली, शहर जाया करूंगी। माँ ये सुनकर हंसने लगी और बोली, आज तक कोई लड़की गई है गांव से बाहर पढ़ने जो तुम जाओगी? सुमति बोली, तो क्या हुआ माँ, मैं चली जाऊंगी तो मैं भी काबिल बनूंगी, आप लोगों का नाम रोशन करूंगी। माँ ने बोला, हमारा नाम तो तुम ससुराल में जाके रोशन करना। चलो अब स्कूल के कपड़े बदल कर खाना खाओ और अपने बाबूजी को भी देके आओ। पता है ना तुम्हें, वो तुम्हारी ही हाथ से खाना लेते हैं। सुमति मन मार के वहां से गई और बाबूजी के लिए खाना लेके गई और वहीं उनके पास बैठ गई और हाथ के पंखे से हवा करने लगी। थोड़ा सकुचाते हुए बोली, बाबूजी, वो पीछे वाले घर की महुआ है ना,
उसकी शादी उसके घर वालों ने उसके 20 साल के होने पर कराई थी, और हमारे स्कूल में जो दूसरे गांव की प्रधान की लड़कियां आती हैं, उनकी शादी भी 19 साल के बाद हुई है। पिताजी एक एक निवाला अपने मुंह में रखे जा रहे थे। सुमति के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जब खाना खा लिया तो बोले, देख बेटा, लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं अब दिन पे दिन बुजुर्ग होता जा रहा हूँ। तेरा बड़ा भाई भी शहर में नौकरी करता है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। बाबूजी की बात सुन सुमति को समझ नहीं आया कि वो अब क्या बोले। चुपचाप खाने की थाली उठाकर कमरे से बाहर आ गई। सभी से बात करके देख लिया था उसने, पर कोई भी उसकी बात सुनने और समझने को तैयार ना था। वो बिना कुछ खाए ही सो गई। अगले दिन वो स्कूल के लिए तैयार होने लगी, 2 चोटी बना रही थी। तभी भाभी बोली, अब चली जाओ, जब शादी पक्की हो जाएगी तब घर का काम सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहना होगा। सुमति चिल्लाकर बोली, नहीं करनी शादी, नहीं जाना कहीं भी। स्कूल बैग लिया और घर से निकल गई। भाभी ने उसके जाते ही बोला, देखा माँ जी, ससुराल जाएगी तो कैसे रहेगी इतने गुस्से में। माँ मुस्कुराते हुए बोली, सीख जाएगी सब, घर बार अच्छा मिल रहा है, लड़का अस्पताल में कंपाउंडर है, 3 साल सुमति से बड़ा है तो क्या हुआ, हमारी सुमति खुश रहेगी। सुमति अपने स्कूल में भी उदास सी थी। उसकी सहेलियां उससे पूछ रही थीं, क्या हुआ। उसने सब बताया। सहेलियां उसे छेड़ने लगीं, तो तुम उनके ख्याल में खोई हो। छुट्टी में रास्ते से आते हुए आम का बगीचा देख उसकी सहेलियों ने इशारे में पूछा, चलें क्या। पहले तो सुमति ने मना किया, पर आम का बगीचा देख उसके भी मुंह में पानी आ गया। सभी लड़कियां दबे पांव बगीचे में पहुंची। दीवार के पीछे से बगीचे में झांकते हुए बोली, काका तो सो रहे हैं, घर पर पता चला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। दबे पांव अंदर गईं। सुमति पेड़ पर चढ़ गई और पक्के पक्के आम तोड़ नीचे गिराने लगी। नीचे खड़ी कुछ सहेलियां आम अपने बैग में भर रही थीं और दूसरी पहरा दे रही थी। तभी आवाज आती है, कौन है यहाँ। सभी लड़कियां घबरा जाती हैं और चिल्लाती हैं, सुमति जल्दी नीचे आ जा, काका आ गए। जल्दी जल्दी में सुमति के पैर में चोट लग जाती है। सारी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। फिर घर आकर काका सुमति की शिकायत करते हैं। बाबूजी बोलते हैं, इसकी शादी करने वाले हैं और ये तो अपना बचपना ही नहीं छोड़ रही। कभी बाग से आम चुराना, कभी झूला झूलना, ट्यूबवेल पर खेलना, पता नहीं कब समझेगी बड़ों की बातें। बाबूजी ने सुमति को बुलाया और पूछा, काका क्या कह रहे हैं, तुमने आम तोड़े इनके बगीचे से। सुमति नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बाबूजी, काका झूठ बोल रहे हैं, उम्र हो चली है ना काका की। काका ने गुस्से में बोला, अच्छा बड़ी सयानी हो रही है, तो बता तेरे पैर में चोट कैसे लगी है। सुमति हकलाते हुए बोली, वो तो, फिर झटके से बोली, वो तो रास्ते में पत्थर से चोट लग गई। काका बड़बड़ाते हुए चले गए और सुमति को भी बाबूजी से डांट पड़ी। अगले दिन माँ ने बोला, वो लड़का आने वाला है कल, समझी, तो कल स्कूल मत जाना, तेरी भाभी अच्छे से तैयार कर देगी। लड़का दोपहर के ढलते समय पर आएगा। मैं, तेरे बाबूजी भी तभी आएंगे। हम दोनों प्रधान जी के लड़के के वधू आगमन पर होने वाले दावत और समारोह में काम करने के लिए जाएंगे। सुमति बोली, माँ फिर मैं भी चलूंगी। माँ ने मना करते हुए बोला, अगर वो लड़का देखने न आ रहा होता तो जरूर ले चलती। सुमति ने फिर बोला, तो ठीक है, मैं भी स्कूल जाऊंगी। माँ ने बोला, नहीं, मना कर दिया है ना। तभी बाबूजी आते हैं। वो बोलते हैं, क्या बहस चल रही है। सुमति बोली, बाबूजी मैं तो तब तक आ जाऊंगी जब तक वो लड़का आएगा, मुझे स्कूल जाने दो बाबूजी। बाबूजी ने कहा, ठीक है, पर कोई शरारत मत करना, अब की बार सीधे घर पर आना, बगीचा या और कहीं मत चले जाना। सुमति खुश होते हुए बोली, हाँ बाबूजी। माँ आप जब कल दावत से आना तो खाने को अच्छी अच्छी चीज ले आना। माँ ने बोला, ठीक है, तुझे देख लगता ही नहीं, घर में 2 छोटे और भी बच्चे हैं, उन बच्चों से भी ज्यादा बचपना तो तुझ में है। सुमति बोली, तभी तो मना कर रही हूँ, मत करो मेरी शादी। माँ ने सुमति की चोटी पकड़ी और बोली, शादी तो होके ही रहेगी, अब अपनी शरारत बंद करो। अगली सुबह सुमति स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। भाभी जी ने मसाला पीसते हुए फिर बोला, याद है ना, आज जल्दी आना है और तैयार भी होना है तुम्हें अच्छे से, लड़का कार से आएगा, समय से घर आ जाना। सुमति बोली, याद है मुझे, आ जाऊंगी समय से। माँ आई और सुमति को कुछ रुपए देते हुए बोली, आते समय मंगत के दुकान से मिठाई
और रास्ते से फल ले आना मेहमानों के लिए। सुमति रुपए गिनते हुए बोली, माँ 10 रुपए और दो ना। माँ ने बोला, वो क्यों? वो बोली, पानी बतासा खाना है, बहुत दिनों से नहीं खाए। माँ ने बोला, घर जल्दी आना है, खाने पीने में समय खराब मत कर, लड़कियों को तीखा चटपटा कम खाना चाहिए। सुमति बोली, क्या सारे नियम लड़कियों के लिए ही हैं, लड़कों के लिए कुछ नहीं? माँ ने बोला, ज्यादा मास्टरनी ना बन, जा स्कूल के लिए देर हो रही है। सुमति बोली, ठीक है, मत दो, और मुंह फुलाकर स्कूल जाने लगी। घर के द्वार पर बाबूजी खाट पर बैठे हुक्का पी रहे थे और चुपचाप सब सुन रहे थे। सुमति को जाते देख बोले, रुक जा सुमति, यहाँ आ। सुमति बाबूजी के पास आई। बाबूजी ने 30 रुपए देते हुए बोला, ले, पर अपनी माँ से ना बताना, और अपनी भाभी के दोनों लड़कों लवकुश के लिए भी ले आना। सुमति के चेहरे पर खुशी छा गई। वो खुशी खुशी स्कूल जाने लगी। अपनी सहेलियों के साथ जाते हुए रास्ते में बात कर रही थी। तभी आशा बोलती है, आज तो प्रधान जी के यहाँ बहुत बड़ी दावत है, सुमति तू भी चलना साथ। सुमति उदास होते हुए बोली, नहीं, माँ ने घर जल्दी आने को कहा है, मुझे देखने के लिए लड़का आ रहा है। तो पुष्पा बोली, ओहो, तो होने वाले जीजा जी आ रहे हैं। सभी सहेलियां उसे छेड़ने लगी। सुमति ने बोला, ठीक है, जब तुम लोगों का नंबर आएगा तब बताती हूँ मैं भी। स्कूल पहुंचकर सब अपनी पढ़ाई में लग गईं। छुट्टी होने पर सुमति ने मंगत के यहाँ से मिठाई ली और फिर सेब, अनार और केला लेके पानी पूरी के ठेले के पास पहुंचकर जल्दी जल्दी मुंह में पूरी डालने लगी और घर के लिए पानी पानी बोतल में और पूरी एक लिफाफे में बंधवा लिया। सहेलियों के साथ घर की ओर जाने लगी। सभी सहेलियों ने बोला, तो सुमति, क्या तुम अपनी पढ़ाई अब छोड़ दोगी और आगे नहीं पढ़ोगी? सुमति बोली, नहीं, माँ ने गौना 2 साल बाद करने को बोला है, तब तक 12वीं तक तो मैं पढ़ सकती हूँ। आम का बगीचा देखा, आशा ने इशारा किया। सुमति ने मना कर दिया। उन्होंने बोला, ठीक है, तू यहीं रुक, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। सुमति ने बहुत मना किया, वो नहीं मानी। वो वहीं खड़ी रही और अपनी सहेलियों का इंतजार करने लगी। तभी एक कार बहुत तेज रफ्तार में सुमति के बराबर से निकलती है। रास्ता कच्चा और पानी भरे होने के कारण कार के तेज रफ्तार से रास्ते का पानी सुमति के ऊपर उछल गया। सुमति गुस्से में तिलमिला गई और तेज से बोली, आंखें बंद करके गाड़ी चलाता है क्या? दोनों हाथों में सामान, वो मुंह भी साफ नहीं कर पाई। थोड़ी देर में पुष्पा और आशा आती हैं। सुमति को देख बोली, ये कैसे हुआ? और हंसने लगी। सुमति बोली, सामान पकड़ पहले, फिर दांत दिखाना। सुमति ने पास खेत में चल रहे ट्यूबवेल से मुंह धोया और बड़बड़ाती हुई बोली, अगर ये बंदर मुझे मिल गया ना तो ऊपर से नीचे तक इसे कीचड़ में डुबो दूंगी। फिर सभी घर की ओर बढ़ती हैं। रास्ते में उन्हें वही कार दिखाई देती है। सुमति बोली, ये वही कार है, अब देखना मैं इससे कैसे बदला लेती हूँ। आशा बोली, सुमति, तुझे जो लड़का देखने आने वाला था, कहीं ये वही तो नहीं? सुमति बोली, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, भाभी ने कहा था कार से आएगा। थोड़ी देर सोच के बोली, फिर तो और भी अच्छा है, इससे मैं यहीं से वापस भेज देती हूँ। वो सभी लड़कियां उसके पास गईं। कच्चे रास्ते में जगह जगह पानी भरा हुआ था। सुमति और साथ की सभी लड़कियां उसके पास आईं। वो दूसरी ओर मुंह करे, हाथ में मोबाइल लिए हाथों को ऊपर आसमान की ओर किए मोबाइल को घुमा रहा था। जैसे उसकी नजर सुमति पर पड़ी, अपना चश्मा निकाला और स्तब्ध हो सुमति को देखने लगा। सुमति ने बोलना शुरू किया, आप गांव में किसी से मिलने आए हैं? पर वो लड़का कुछ ना बोला, बस सुमति को देखता रहा। सुमति ने फिर अपनी बात दोहराई तो वो लड़का थोड़ा हड़बड़ाकर बोला, हाँ जी, वो मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, उनके यहाँ शादी। इतने पर ही सुमति बात काटते हुए बोली, तो आप वहाँ जा रहे हैं? वो लड़का बोला, जी, पर कोई पता बताने के लिए नहीं मिल रहा और बहुत तेज प्यास भी लगी है, कहीं दुकान भी नहीं, पानी की बोतल ले सकूं। सुमति के मन में तरकीब सूझी। अपनी बोतल जिसमें बतासे का पानी था उस लड़के की ओर बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए पानी, बिल्कुल शुद्ध और शीतल। पुष्पा बोली, पर सुमति ये तो। तभी सुमति ने चुप रहने का इशारा किया। वो लड़का बोतल खोलते हुए बोला, थैंक यू सो मच गर्ल्स। सुमति शरारत भरी मुस्कान से उसे देख रही थी। जैसे उस लड़के ने एक घूंट पिया, उसने मुंह बनाते हुए पानी बाहर निगल दिया और बोला, इतना तीखा पानी, और बेचैनी से खांसने लगा। मौका देख सुमति ने
उसके कदमों में अपना पैर फंसा दिया। वो सीधे पानी भरे हुए गड्ढे में जा गिरा। सभी लड़कियां उस पर हंसने लगीं। तभी सुमति ने उसकी और अपना हाथ बढ़ाया और सहारा देकर खड़ा किया और बोली, देखो सहरी बाबू, आपकी कार से भी मेरे ऊपर रास्ते का पानी छिटक गया था। मैंने बस उसका बदला लिया है। अब इस गांव से बाहर इतनी सेवा हुई है तो सोचो गांव में कितनी होगी। भलाई इसी में है, यहीं से घर चले जाओ, नहीं तो आप तो खुद ही समझदार हो। सुमति इतना बोल घर की ओर चल दी। रास्ते में आशा ने बोला, सुमति क्या वो वापस चला जाएगा? पर वो लड़का है बहुत सुंदर, तेरे बाबूजी को पता लगा ना इन सब का तो बहुत नाराज होंगे। सुमति बोली, तुझे पसंद है लड़का तो तेरे घर रिश्ता भिजवा देती हूँ। इतना बोल सभी लड़कियां हंसने लगीं। घर पहुंचकर सुमति मन ही मन बहुत खुश थी। वो बोली, भाभी मैं सामान ले आई हूँ, देख लेना कुछ कम तो नहीं, और मैं अभी मुंह हाथ धो लेती हूँ, आप मुझे तैयार कर देना अच्छे से। उसकी भाभी कुछ न बोली और वो मुंह हाथ धो के आ गई। भाभी ने बोला, माँ ने तुम्हें प्रधान जी के यहाँ हो रहे दावत में बुलाया है। सुमति बोली, पर आज तो वो लड़का आने वाला था ना। भाभी ने बोला, नहीं आ रहा आज। वो सुमति मन ही मन खुश हो रही थी। वो बोली, क्यों भाभी? उसकी भाभी बोली, उसे आज छुट्टी नहीं मिली नौकरी से, अब वो इतवार वाले दिन आएगा। सुमति ये सुन बिल्कुल चौंक गई। वो सोचने लगी, जब वो लड़का आज आया ही नहीं तो वो कौन था जिसे मैं परेशान करके आई थी? सुमति के मन में यही सब सवाल घूम रहे थे। भाभी ने फिर बोला, जा नहीं रही क्या प्रधान जी के यहाँ? सुमति बोली, हाँ जा रही हूँ। दोनों बच्चे कहाँ हैं भाभी? सुमति ने चारों ओर देखते हुए बोला। भाभी बोली, वो भी वहीं गए हैं। सुमति तैयार हो प्रधान जी के घर पहुंचती है, जहां उनका घर फूलों और झालरों से सजा हुआ था। एक और बहुत स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे, जिनकी खुशबू हर जगह फैल रही थी। बहुत बड़े बड़े घर के लोग आए हुए थे। सभी ने कीमती कपड़े और गहने पहने हुए थे। सुमति इन सब में खोई थी। तभी उसकी माँ उसे पीछे से आवाज लगाती है, सुमति। सुमति का माँ की आवाज पर ध्यान नहीं जाता। माँ पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख बोलती है, सुमति कहाँ खोई है? कब से बुला रही हूँ? सुमति बोली, हाँ माँ, मैं आपको ही खोज रही थी। माँ ने बोला, चल बहुत काम है। माँ ने सुमति को फलों से भरी एक टोकरी दी और बोला, इसे पूजा के पंडाल में रखाना और ध्यान से, कुछ गड़बड़ मत करना। सुमति ने टोकरी उठाई और पूजा के पंडाल की तरफ चल दी। टोकरी ऊपर तक फलों से भरी थी। वो धीरे धीरे चल रही थी। तभी वो किसी से टकरा जाती है और सुमति के हाथ से टोकरी नीचे गिर जाती है और सारे फल बिखर जाते हैं। सुमति बिना उस इंसान को देखे गुस्से में बोलने लगती है, आंखें बंद करके चलते हो क्या? दिखता नहीं क्या? बोलते बोलते फल टोकरी में रखने लगती है। वो लड़का जिसे सुमति टकराई थी वो भी फल उठा उठाकर टोकरी में रखने लगा और बोला, मुझे लगा नहीं था हम फिर मिलेंगे। सुमति चौंक जाती है और उसकी ओर देखती है। ये वही लड़का था जिसे सुमति ने स्कूल से आते समय रास्ते में परेशान किया था। सुमति बुरी तरह से घबरा जाती है और उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आती हैं। थोड़ी ही देर में प्रधान जी की पत्नी आती हैं और बोलती हैं, अनिकेत बेटा, तुम यहाँ हो? हमें तुम्हारे पिताजी और माँ से बहुत शिकायत है। वो तो आए नहीं, बस तुम्हें अकेले भेज दिया। और रास्ते में क्या हुआ था तुम्हारे साथ? रघु ने बताया कि गांव की कुछ लड़कियों ने परेशान किया था तुम्हें। सुमति मुंह नीचे किए खड़ी थी। उन्होंने सुमति से पूछा, क्यों सुमति, तुझे पता है क्या कौन थी वो लड़कियां? सुमति अब घबराई हुई आंखों से अनिकेत को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तब अनिकेत ने बात काटते हुए बोला, रहने दो चाची जी। सुमति ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से तेजी से निकल गई। सुमति वहां से जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने वो फलों की टोकरी पांडाल में रखी और वहां से चली गई। वहीं से उसे पुष्पा और आशा, उसकी दोनों सहेलियां भी दिख गईं। सुमति उनके पास पहुंची और बताया, वो लड़का जिसे हमने रास्ते में परेशान किया था वो यहीं आया हुआ है और प्रधान जी के खास मेहमान हैं। अगर माँ बाबूजी को पता चला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। पुष्पा बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या करेंगे? सुमति बोली, ऐसा करते हैं, जहाँ भी वो शहरी बंदर अकेला दिखे उससे माफी मांग लेंगे, फिर वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। आशा और पुष्पा ने कहा, ठीक है। सुमति हर जगह अनिकेत को खोजने लगी। उसकी नजर उस समय अनिकेत को ही ढूंढ रही थी। सुमति की नजर माँ पर गई। उसने देखा ठकुराइन प्रधान जी की पत्नी
माँ से कुछ बात कर रही थीं। वो सुमति की तरफ इशारा कर कर के बात कर रही थीं। सुमति ने जब ये देखा, उसे लगा कि अनिकेत ने सब कुछ बता दिया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो वहां से जाना चाहती थी। वो जैसे ही घर के लिए मुड़ी, तभी माँ ने आवाज लगाई, ओ सुमति, कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ। तभी सुमति उल्टे पांव वहां से निकलने को सोचा। तभी माँ ने आवाज लगाई, सुमति, ओ सुमति। सुमति अनसुना कर रही थी। तब सामने से बाबूजी आते हुए बोले, क्यों री सुमति, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? तेरी माँ तुझे कब से बुला रही है? सुमति ने बोला, बस बाबूजी, मैं जा ही रही थी। सुमति धीरे धीरे डरते हुए माँ के पास पहुंची। माँ ने बोला, ये क्या बोल रही है ठाकुराइन, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। सुमति को लगा अब तो डांट और सजा मिलनी पक्का है। माँ ने बोला, क्यों री, क्या किया ऐसा तूने जो ठाकुराइन ऐसे बोल रही थी? सुमति घबराकर बोली, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। माँ ने बोला, अच्छा, तो फिर ठाकुराइन को कैसे पता तुझे इतनी सुंदर रंगोली आती है? सुमति को फिर थोड़ा चैन की सांस आई। उसने बोला, रंगोली? आप रंगोली की बात कर रही थीं। माँ ने बोला, तो तूने क्या सोचा? सुमति बोली, कुछ नहीं। माँ ने बोला, जा जल्दी से शाम की पूजा शुरू होने से पहले पंडाल में रंगोली बना दे, रंग वहीं रखे होंगे। सुमति पंडाल की ओर चल दी। वहां पहुंचकर वो बहुत ही सुंदर रंगोली बनाने लगी। उसने बहुत सुंदर रंगोली बनाई और द्वार पर भी रंगोली बनाने चली गई। जब वहां रंगोली बना रही थी, तभी उसने देखा कोई उसकी बनाई रंगोली पर चले आ रहा है। सुमति गुस्से में बोलते हुए ऊपर मुंह करती है, इतनी सारी जगह है, फिर भी तुम्हें ये रंगोली ही दिख रही है। जब उसने मुंह ऊपर करके देखा तो अनिकेत खड़ा था। सुमति ने उदासी भरा मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए बोली, हे जानकी मैया, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? अनिकेत बोला, सॉरी सॉरी। सुमति को ये सही मौका लगा माफी मांगने का। उसने हाथ जोड़े और बोली, सहरी बाबू, वो जो रास्ते में हमने शरारत की, उसके लिए हमें माफी दे दो। वो क्या है ना, जिसे हमने सोचा था कि आप हो, पर वो आप नहीं हो, और जो आप हो उसे मैंने सोचा ही नहीं था कि आप होंगे। अगर हमें पता होता आप कौन हैं, तो हम वो ना समझते जो समझ लिया था कि आप हो। अनिकेत थोड़ा असमंजस में था। तब सुमति खुद के ही सर पर हल्का सा हाथ मार के बोली, क्या बोल रही है सुमति? अनिकेत ने बोला, मैं कुछ समझा नहीं। सुमति बोली, वो हम बस माफी मांग रहे थे। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सॉरी। आपको इतनी परेशानी हुई, आपके कपड़े भी गंदे हो गए, उन सब के लिए माफी कर दीजिएगा। और ठाकुराइन से कुछ ना कहना, ना तो वो बाबूजी और माँ पर नाराज हो जाएंगी। अनिकेत मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, माफ किया। सुमति ये सुन खुशी से उछली। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके हाथ में गुलाल से भरी टोकरी है। वो लाल गुलाल हवा में उछल गया और गुलाल बारिश की तरह सुमति और अनिकेत के ऊपर गिर गया। ये देख सुमति चौंक गई और अनिकेत की तरफ देखने लगी। अनिकेत के कपड़ों पर लाल गुलाल लग गया। सुमति घबराहट में अनिकेत के कपड़े अपने हाथ से साफ करने लगी। वो साफ होने के बजाय सुमति के हाथ का लाल गुलाल भी अनिकेत के कपड़ों पर लग गया। वो रुआंसी सी हो गई। उसे लगा अभी तो पहले की गलती की माफी मांगी और फिर एक गलती और हो गई। अनिकेत बस मुस्कुराते हुए सुमति को देखे जा रहा था। लाल गुलाल सुमति के चेहरे पर किसी श्रृंगार जैसा लग रहा था। सुमति का सादगी से भरा चेहरा लाल गुलाल से गुलाब की तरह खिल गया था। सुमति बोली, कपड़े खराब हो गए, माफ कर देना, मैं आपके कपड़े धुल दूंगी। अनिकेत सुमति की सुंदरता में खोया हुआ था। ना तो कुछ सुन रहा था, ना ही बोल रहा था। सुमति ने फिर बात दोहराई। तब अनिकेत बोला, कोई बात नहीं, आज हम दोनों एक रंग में रंग गए। सुमति बोली, मैं समझी नहीं। वो बोला, कुछ नहीं। सुमति बोली, आप कपड़े बदल लीजिए और ठाकुराइन से कुछ ना कहना। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है। प्रधान जी के बेटा प्रताप आता है और अनिकेत को ऐसे रंगा हुआ देख बोलता है, क्या हुआ, किसके साथ होली खेल ली? सुमति डरी हुई अनिकेत के मुंह को देख रही थी। अनिकेत ने बोला, कुछ नहीं भैया, पैर फिसल गया और रंगोली पर गिर पड़ा। प्रताप हंसने लग जाता है। सुमति वहां से चली जाती है। सभी मेहमानों का नाश्ता शुरू होता है। सुमति और बाकी की लड़कियां सभी मेहमानों के आगे लड्डू और शरबत देती हैं। जब अनिकेत के सामने सुमति शरबत रखती है तो अनिकेत बोलता है, शरबत ही है ना, कोई तीखा पानी तो नहीं? सुमति डर से अनिकेत को देखने लगती है। अनिकेत मुस्कुरा देता है। इसी प्रकार नाश्ते का कार्यक्रम होने के बाद शाम की पूजा शुरू होती है। सभी लोग पंडाल में पहुंचते हैं।
सभी सुमति की रंगोली की तारीफ कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पंडित जी के मुंह से मंत्र की आवाज शुरू हो जाती है। बीच बीच में शंख बज रहे थे। गांव के सभी छोटे बच्चे प्रसाद लेने की लालसा से द्वार पर ही खड़े थे। सुमति भी सर पर दुपट्टा रखे हुए और हाथ जोड़े बैठी थी। अनिकेत की नजर सुमति पर ही थी। सुमति की सादगी अनिकेत को भा रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद आरती हुई। फिर पंडित जी ने कोई भजन गाने को बोला। तब गांव वालों ने और ठकुराइन जी ने सुमति से बोला, भजन के लिए। सुमति भजन गाने के लिए तैयार होती है। अनिकेत ये देख खुशी से कान खड़े कर लेता है। सुमति भजन गाती है। सुमति जितनी चंचल है, उसके गाने में उससे ज्यादा ठहराव था। सभी सुमति के भजन में लीन हो गए। उसकी मधुर आवाज सबके कानों में रस घोल रही थी। कान्हा जी का भजन गाते हुए सुमति भी उस भजन में ही खो गई। अनिकेत ये देख और सुन सुमति के प्रति और लगाव हो गया। उसे मन ही मन चाहने लगा। उसने अपने मोबाइल से सुमति के बिना जानकारी के बहुत सी फोटो ली। भजन समाप्त होने पर प्रधान जी और उनकी पत्नी ने 500-500 रुपए सुमति को खुशी से दिए और 2 सूट दिखाती हुई ठकुराइन बोली, सुमति इन दोनों में से जो पसंद हो ले लो। सूट एक सफेद रंग का था और दूसरा पीले रंग। सुमति बोली, ये पीला वाला, सफेद रंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। न ही इस रंग का कोई भी कपड़ा मैं पहनती हूँ। सफेद रंग भी कोई रंग होता है? ठकुराइन मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। सुमति बहुत खुश थी। आज उसे बहुत कुछ मिला था। रात हो जाने पर सुमति माँ, बाबूजी और भाभी के दोनों बच्चों लव और कुश के साथ घर आने लगती हैं। आने से पहले माँ से बोलती हैं, माँ छोटी ठकुराइन नई दुल्हन को तो देखा ही नहीं। माँ ने बोला, अब रात हो गई है, वो अपने परिवार वालों के साथ होंगी। सुमति घर के लिए सबके पीछे पीछे चलने लगी। अनिकेत बंगले के बालकनी से खड़ा सुमति को देख रहा था। सुमति बार बार बंगले पर नजर घुमाकर देख रही थी, कहीं उसे नई दुल्हन दिख जाए। तब उसकी नजर अनिकेत पर पड़ी। अनिकेत उसकी ओर ही देख मुस्कुरा रहा था। सुमति कुछ समझ ना सकी। तब अनिकेत ने अपनी जेब से पायल निकाल सुमति को दिखाने लगा। सुमति ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो पायल उसकी ही है। उसने अपने पैरों की ओर देखा। एक पैर में पायल नहीं थी। उसे ध्यान भी ना था वो पायल कब निकल गई। सुमति अनिकेत से इशारा करते हुए बोली, वो पायल मेरी है। पर वो तो बस मुस्कुरा रहा था। माँ ने फिर आवाज लगाई, सुमति जल्दी चल, अंधेरा हो रहा है। सुमति बोली, आई माँ। फिर वो माँ के साथ घर आ गई और रास्ते में यही सोच रही थी, उसकी पायल उनके पास कैसे गई। सुमति रास्ते में ये सोचती चल रही थी कि वो पायल पैर से निकलकर अनिकेत के पास कब पहुंच गई। सुमति अपने माँ बाबूजी के साथ घर पहुंची। सब बहुत थक गए थे। घर पहुंचकर सब सोने चले गए। पर सुमति को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, जैसा सामान्य तौर पर होता है। रात सोने से पहले अधिकतर इंसान उस दिन में होने वाली सभी घटनाओं को याद करता है। सुमति भी जब आंखें बंद करती तो उसे अनिकेत कभी उस रास्ते में पानी के गड्ढे में गिरा दिखाई देता, तो कभी गुलाल से लाल रंग में रंगा दिखाई देता है। सुमति मुस्कुराते हुए बोली, शहरी बंदर। माँ जो सुमति के पास ही सोती थी, सुमति की आवाज सुन नींद में बोली, हम छत पे ना सोए हैं, जो बंदर आएंगे। सपना देखा होगा तूने, सो जा। मच्छरदानी अच्छे से चारों ओर से बंद कर देना, ना तो मच्छर फिर रात में सोने भी ना देंगे। सुमति माँ को पकड़कर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। इधर प्रधान जी की हवेली में अनिकेत करवटें ले रहा था। वो बार बार मोबाइल में सुमति की फोटो, जो उसने बिना सुमति की जानकारी के ली थी, उसे देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी पायल हाथों में लिए बहुत देर तक सुमति के ख्यालों में खोया रहा। जब उसे नींद न आई तो वो बालकनी में टहलने लगा। रात के 1:15 बज रहे थे। उसने देखा कुछ कार्यकर्ता काम करने वाले पंडाल का टेंट का सामान एक ट्रैक्टर पर लाद रहे थे और कुछ सफाई कर रहे थे। हवेली के चारों ओर बहुत बल्ब लगे थे, इसलिए अंधेरे में भी हवेली की बालकनी सब साफ दिख रहा था। जब एक सफाई करने वाला पंडाल में रंगोली को भी साफ करने लगा, तब अनिकेत बिना कुछ सोचे समझे चिल्लाया, नहीं, इसे साफ मत करो। वो व्यक्ति घबराकर अनिकेत की तरफ देखने लगा। तब अनिकेत ने बोला, ये रंगोली मत साफ करो, बाकी सब साफ कर लो। वो व्यक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए जी साहब जी बोल दूसरी ओर की सफाई करने लगा। उस व्यक्ति ने बोला, साहब जी आप शहर से आए हैं? अनिकेत बोला, हाँ काका।
तब अनिकेत ने कुछ सोचते हुए बोला, गांव वालों को शहरी लोग पसंद नहीं किया। तब उस व्यक्ति ने बोला, नहीं तो साहब जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको हमारे गांव की कोई बात बुरी लगी क्या? अनिकेत बोला, नहीं, बस रास्ते में मेरा स्वागत कुछ लड़कियों ने बहुत अच्छे से कर दिया था। कर्मकार बोला, साहब जी मैं समझा नहीं। अनिकेत ने हाथ में सुमति की पायल ले बोला, समझ तो मैं भी नहीं पा रहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो व्यक्ति असमंजस में उसे देखने लगा। तब अनिकेत ने बोला, कुछ नहीं काका। तब काका ने बोला, तो साहब जी, आपको हमारा गांव का स्वागत कैसा लगा? अनिकेत कुछ सोचता है जिससे उसका मुंह खिल जाता है। वो तुरंत काका से बोलता है, काका, आपके गांव में सब बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग और वातावरण में बहुत अपनापन है। काका मुस्कुराते हुए सब बात सुन रहे थे। अनिकेत अपनी बात जारी रखते हुए बोला, और पांडाल की पूजा और उस लड़की का भजन सब बहुत आनंदमय था। न जाने कौन लड़की थी वो। काका इतना मीठा भजन गा रही थी। तब काका बोले, हाँ, पंडाल में पूजा। ये सुन अनिकेत ने अपने कान खड़े कर लिए सुमति के बारे में सुनने के लिए। तब काका ने अपनी बात आगे बढ़ाई और बोले, हाँ हाँ, वो पंडाल पूजा। अनिकेत बड़ी बेसब्री से सुमति के बारे में सुनने को बेकरार था। काका बोले, बहुत अच्छे हैं वो पंडित जी। अनिकेत ने गुस्से और लाचारी वाला मुंह बनाया और बोला, काका हाँ, पर भजन भी तो हुआ था, कितना मीठा था। तब काका बोले, अरे हाँ हाँ, वो तो हमारे गांव के किशन दास की बेटी है सुमति। सुमति का नाम सुन अनिकेत के चेहरे पर एक चमक आ गई थी। अनिकेत बोला, अच्छा, सुमति नाम है उसका? काका बोले, हाँ, बहुत चंचल है। पूरे गांव वाले उसे बहुत प्यार देते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करती रहती है। इन सबके साथ बहुत गुणवान भी है। सिलाई कढ़ाई और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। हमारे मंदिर के पुजारी जी उसे हर कृष्ण जन्माष्टमी पर भजन और आरती गाने के लिए मंदिर बुलाते हैं। बहुत प्यारी बेटी है। पढ़ने में भी हमेशा अपनी कक्षा में पहले नंबर पर आती है। अनिकेत बहुत तन्मयता से सब सुन रहा था। तभी काका ने कुछ ऐसा बोला कि अनिकेत की सारी खुशी उदासी में बदल गई। काका ने बोला, उसकी शादी के लिए कोई लड़का देखा है शहर में? अस्पताल में कंपाउंडर है। पर अभी तो वो छोटी है काका, इतनी जल्दी शादी? अनिकेत उदास होते हुए बोला। काका बोले, साहब, हमारे यहाँ लड़कियों की इतने उम्र पर ही यह रिश्ता अच्छा होते तो इससे भी कम उम्र पर शादी कर देते हैं। अनिकेत के चेहरे पर उदासी छा गई। वो अपने कमरे में गया और उदासी से लेट गया। मन ही मन सोच रहा था, अब तक सब लड़कियों में से एक ही तो लड़की उसे दिखी जिसे देखकर उसे लग रहा था यही है उसकी ड्रीम गर्ल। पर उसकी भी शादी होने वाली। मैं कर भी क्या सकता हूँ? अभी तो 1 साल है मेरे एलएलबी को पूरा होने में, और अभी करियर भी कुछ नहीं है। मैं शादी के लिए अभी सोच भी नहीं सकता और न ही उसे रोके रख सकता हूँ शादी के लिए। पर मैं सुमति को कभी भुला भी तो नहीं सकता। वो परेशान हो तकिया अपने सर के ऊपर रख आंखें बंद कर लेट गया। उस रात बहुत देर में अनिकेत को नींद आई। सुबह भी देर से आंख खुली। प्रताप कमरे में आता है और अनिकेत को जगाते हुए बोलता है, अरे सूरज सर पे चढ़ गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। मेरे दोस्त और तुम्हारे बड़े भैया का फोन आया था। साहब ज्यादा माफी मांग रहे थे कि वो ना आ सका, इसीलिए छोटे भाई को भेजा है। सुना है आज शाम को ही निकल रहे हो। अरे कुछ दिन तो रुको, यहाँ हमारा गांव और बाग है और यहाँ का शीतला माता के यहाँ का मेला भी देख के जाना, कल लगने वाला है। अनिकेत बोला, नहीं भैया, कल ही शाम को निकलना है, पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। प्रताप बोला, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, नाश्ता करने के बाद आम का बगीचा घूमने चलेंगे। अनिकेत नहाकर नाश्ता करने के बाद प्रताप के साथ आम के बगीचे की तरफ चल पड़ा। अनिकेत और प्रताप घूमते हुए बात कर रहे थे। अनिकेत बोला, शहर में ऐसी ओरिजिनल हरियाली देखने को नहीं मिलती। बहुत शांति और ताजगी है यहाँ। चारों ओर पक्षियों के चहकने की आवाज और शीतल हवा चल रही थी। अनिकेत ने प्रताप के साथ बहुत सी फोटो ली। वहां से वो लोग खेतों की तरफ चल दिए। खेतों में बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। उनमें ही सुमति के बाबूजी भी थे। सुमति भी वहां जाती है अपने बाबूजी के लिए खाना लेकर। प्रताप को देख वो प्रणाम छोटे ठाकुर साहब बोल दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और अनिकेत की तरफ भी ऐसे ही प्रणाम बोलती है। अनिकेत सुमति को देख मन ही मन सोच रहा था, मेरी ड्रीम गर्ल ड्रीम बन के ही रह जाएगी। प्रताप बोलता है, अरे सुमति, तू आज स्कूल नहीं गई? तब सुमति बोली, छोटे ठाकुर,
आज बहुत देर से आँख खुली, इसलिए देर हो गई थी। प्रताप ने बोला, सुना है सुमति की शादी करने वाले हैं। सुमति के बाबूजी बोले, जी छोटे ठाकुर साहब, सोच तो रहे हैं इसी साल करने को। तब प्रताप बोला, ठीक है, अगर किसी चीज की या पैसों की जरूरत हो तो बिना किसी संकोच के बता देना। तब बाबूजी बोले, आप ही तो हमारे अन्नदाता हैं साहब, आपसे ही तो उम्मीद कर सकते हैं। सुमति मुंह नीचे करके सब सुन रही थी। तभी छोटे ठाकुर साहब का फोन बजने लगता है। वो अनिकेत को बोलते हैं, मैं अभी आया। अनिकेत वहीं खड़ा था। सुमति के बाबूजी ने सुमति से खाने का थैला लिया और खेत में काम में लग गए। सुमति भी घर जाने के लिए चल दी। तब अनिकेत ने हल्की सी आवाज लगाई, सुमति। तब सुमति मुड़कर देखते हुए बोली, जी सहरी बाबूजी। अनिकेत बोला, तो कौन सी क्लास में पढ़ती हो? वो बोली, अभी 10वीं में है। वो बोला, तो पढ़ाई आगे नहीं करनी जो इतनी जल्दी शादी कर रही हो? वो बोली, क्या करें बाबूजी, शादी के बाद गौना 2 साल बाद होगा, तब तक हम 12वीं तक पढ़ सकते हैं। अनिकेत बोला, फिर आगे की पढ़ाई? सुमति मुस्कुराते हुए बोली, आगे का तो पता नहीं, गांव में इससे बड़ी कक्षा का कॉलेज नहीं है और शहर लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता। अनिकेत बोला, तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है ना? सुमति चहकते हुए बोली, हाँ बहुत, अगर हमें मौका मिला ना तो हम आगे जरूर पढ़ेंगे और अपने माँ बाबूजी को हवाई जहाज में बिठाएंगे और फिर ना लवकुश। अरे हमारी भाभी के दोनों बच्चे जब हम हवाई जहाज में बैठे आसमान में उड़ रहे होंगे, वो नीचे से हाथ हिलाएंगे और वो सीढ़ियाँ होती हैं ना जो अपने आप ऊपर नीचे होती रहती हैं, उस पर भी चढ़ाएंगे। अनिकेत सुमति के मासूमियत भरे बातों को सुन रहा था। वो मन ही मन दुआ कर रहा था कि सुमति हमेशा खुश रहे, उसके सारे सपने पूरे हों। इतनी मासूम और दिल की साफ लड़की इतनी जल्दी शादी और जिम्मेदारियों से कहीं इसकी मासूमियत ना खो जाए, ये फूल हमेशा खिला रहे, कभी ना मुरझाए। सुमति के बाबूजी बोले, क्यों साहब के सर में अपनी बातों से दर्द कर रही है, जा घर जा। सुमति के बाबूजी की बात सुन के अनिकेत बोलता है, नहीं काका, सुमति की बातों से भला किसी का सर दर्द कैसे हो सकता है? ये तो सबका दर्द और गम भी भुला देगी अपनी बातों से। अनिकेत सुमति की आंखों में देखता हुआ बोलता है, इतनी मासूम और मीठी बातें सुनने को मिलती कहाँ हैं? और मन ही मन बोल रहा था, काश ये पल यहीं रुक जाएं, सुमति हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहे, मैं उसको देखता रहूं। तब सुमति बोली, सहरी बाबूजी, वो आपके पास हमारी पायल थी, मैंने कल से एक ही पैर में पायल पहनी है, हमारी पायल वापस कर दीजिए। अनिकेत बोला, अभी तो वो हवेली में है, जब हवेली जाएंगे तब दे देंगे। सुमति बोली, पर दे जरूर दीजिएगा, नहीं तो हम दोनों की मुलाकात बार बार होती रहेगी। अनिकेत आश्चर्य से सुमति को देखता है। सुमति हंसते हुए बोली, जब किसी का सामान हमारे पास रह जाता है तो इस इंसान से बार बार मुलाकात होती रहती है। अनिकेत हंसता हुआ बोला, ये किसने बोला? सुमति बोली, हमारी सहेली है ना महुआ, उसने बोला था। सुमति ने प्रणाम करते हुए बोला, अब मैं चलती हूँ, वो पायल याद रखिएगा। अनिकेत ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रताप भी अनिकेत के पास आकर बोला, अनिकेत भाई, जल्दी वकालत पढ़ के वकील बन जाओ, हमें तो आए दिन कोई ना कोई कानूनी दांव पेच मिल जाते हैं और हमें समझ भी नहीं आते हैं। अनिकेत बोला, हाँ भैया, मैं भी जल्दी ही वकील बनना चाहता हूँ। अनिकेत और प्रताप घर वापस आ जाते हैं। ठकुराइन खाना खाने को बोलती है। अनिकेत के आगे बहुत से पकवान थे। अनिकेत ने थोड़ा ही खाया। प्रताप ने पूछा भी, खाना पसंद नहीं आया? वो बोला, नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैंने बहुत खा लिया, अब भूख नहीं है। ठकुराइन बोली, ये आजकल के बच्चे चिड़िया जैसा खाते हैं। शाम को अनिकेत के निकलने के समय ठकुराइन ने बहुत सी मिठाई, फल और उपहार अनिकेत के कार में रखवा देती हैं। अनिकेत बहुत मना करता रहता है पर वो उनकी कुछ भी नहीं सुनती हैं। अनिकेत ने उनके पैर छुए और कार से शहर के लिए निकल गया। वहां से निकलते समय उन्हें बार बार सुमति का ध्यान आ रहा था। सुमति का मासूम सा चेहरा बार बार उसके आंखों के सामने आ रहा था। रास्ते में कोई भी लड़की दिखती तो वो अनिकेत को सुमति जैसी ही लगती। रास्ते में सुमति की सहेलियां स्कूल से आते देख अनिकेत को ध्यान आया कि सुमति की पायल उसने वापस ही नहीं करी। कार रोककर सुमति की सहेलियों के पास उसकी पायल देने जाने लगा। फिर सुमति की बात ध्यान आई, अगर किसी का सामान हमारे पास रह जाता है तो उससे दोबारा जरूर मिलना होता है। कहने को तो ये एक अंधविश्वास था, ऐसा हो ये जरूरी नहीं,
पर न जाने क्यों अनिकेत को इस पर विश्वास करने का मन कर रहा था। वो ऐसा कोई भी गुंजाइश जो उन्हें सुमति से मिलवा सके छोड़ना नहीं चाहता था। सुमति अपनी भाभी के साथ घर के काम कराने में लगी थी। तब भाभी जी की नजर सुमति के पैर पर गई। सुमति के एक पैर में पायल थी, एक में नहीं। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों री सुमति, ये कौन सा नया फैशन है, एक पैर में पायल एक में नहीं। सुमति को याद आता है उसकी पायल अनिकेत के पास है। वो हवेली पहुंचती है जहां सुमति को पता चलता है अनिकेत शहर के लिए निकले। बहुत समय हो गया। सुमति घर पर आई पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था अनिकेत के जाने से उसका मन क्यों दुखी है। मन ही मन वो उदास थी और अपनी पहनी हुई पायल भी निकालकर अपने संदूक में रख दिया। अगले दिन अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर में पड़ोस की ममता बुआ हाथ में एक गठरी लिए आ गईं। सुमति ने उन्हें देख बोली, क्या बात है बुआ, आज कैसे कपड़े वपड़े लेके हमारे यहाँ आई हो। ममता बोली, तेरे रमन चाचा, ममता का बड़ा भाई, के यहाँ मधु रमन की बेटी की शादी की रस्म शुरू हो गई है, इसलिए भाभी ने बोला है विधवा को शुभ कार्य से दूर रहना चाहिए। मैं वहाँ ऐसे मौके और रस्मों में रहती तो अशुभ माना जाता, तो मैं यहाँ रहने आई हूँ कुछ दिन के लिए। सुमति आश्चर्य भरी नजर से ममता को देख रही थी। वो बोली, बुआ आप उनके परिवार का हिस्सा हो, आप अशुभ कैसे हो गईं? मधु भी चाहती होगी उसकी बुआ उसके साथ रहें। ये तो बिल्कुल गलत है। आपको किस बात की सजा दे रहे हैं वो लोग? आप इंसान हो, कोई कूड़ा करकट नहीं जो आपको ऐसे दूर कर रहे हैं। बुआ मुस्कुराते हुए बोली, तू नहीं समझेगी सुमति। माँ ने तेज आवाज में बोला, ये नियम बड़ों ने बनाया है, 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, तू परंपरा को ही गलत बोलने लगी। सुमति कुछ बोलने को हुई, तभी ममता बुआ कुछ न बोलने का इशारा किया और बोली, रहने दो भाभी, सुमति अभी बच्ची ही तो है। जा सुमति, तुझे स्कूल के लिए देर हो रही होगी। सुमति गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। सुमति घर आती है तो बाबूजी बोले, कल वो लड़का और उसके परिवार के कुछ लोग आ रहे हैं सुमति को देखने, सब तैयारी कर लेना। माँ बोली, सुमति तू भी अपने हाथ के बुने थाली पास और बाकी का सामान निकाल कर कमरा सजा देना और कल जरा जल्दी से उठ जाना और नहा के भाभी से अच्छे से तैयार हो जाना। कल स्कूल नहीं जाना है तुम्हें और कोई नया बहाना नहीं, समझी? सुमति को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा ना लग रहा था। मन ही मन भगवान से मना रही थी, कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी शादी अभी ना हो। दूसरी ओर अनिकेत पूरे रास्ते सुमति के बारे में ही सोचता रहता है। घर पहुंचकर भी उसे सुमति का ही ध्यान आता है। रात को उसे नींद भी नहीं आ रही होती है। रात में ही पेंटिंग बोर्ड पर रखे रंगों से खेलते हुए और मन में सुमति की तस्वीर लिए हुए सुमति की बहुत प्यारी पेंटिंग बना देता है और उसे देखकर महसूस होता है कि सुमति उसके पास ही खड़ी है। अगले दिन सुबह ही 5 बजे माँ सुमति को आवाज लगाने लगी, सुमति सुबह का समय हो गया है, जल्दी से उठकर भाभी के साथ काम करा ले, सारा सामान अच्छे से लगा देना और हाँ, अच्छे से ध्यान रखना, ममता बुआ से दूर रहना आज, और पड़ोस की चाची से उनके नाश्ते के लिए डिजाइन वाले बर्तन ले आना, बाद में धो के वापस कर देंगे। सुमति आंखें बंद करे सारी बातें अनसुना करे जा रही थी। तब दोबारा माँ ने बोला, देख सुमति, अब मुझे दोबारा ना बोलना पड़े, ये ध्यान रखना। सुमति मुंह बनाते हुए उठती है और बड़बड़ाती हुई बोलती है, कहे का राजकुमार है क्या वो जो इतनी तैयारी करनी पड़ रही है? माँ भी ना बिल्कुल पगला गई है। वो घर की सफाई करके सारा सामान लगा देती है, फिर नहाकर भाभी जी के साथ खाना बनाने लगती है। सुमति के बनाए हाथ के खाने की स्वाद की तारीफ हर कोई करता था। सब कुछ बना के सुमति तैयार होने के लिए चली गई। सुमति के लिए माँ ने बहुत सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी निकाल रखी थी। सुमति की भाभी ने सुमति को बहुत अच्छे से तैयार किया। सुमति के खुले लंबे बाल, आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, ये सब सुमति की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। माँ ने जब सुमति को ऐसे देखा तो काला टीका लगाते हुए बोली, किसी की नजर ना लग जाए हमारी सुमति को। सुमति को समझाते हुए माँ सुमति से बोल रही थी, ज्यादा बोलना नहीं उनके सामने, जितना पूछा जाए बस उसका ही जवाब देना। चल के दिखाने को बोले तो आराम से चलना, उछलने कूदने मत लगना, और खाने या जो भी उनके सामने खाने के लिए रखा बोल देना तूने बनाया है। सुमति मुंह नीचे करे सब सुन रही थी। तब माँ ने बोला, तू सुन भी रही है मैं क्या बोल रही हूँ? तब सुमति मुंह ऊपर करके बोली,
मुझे भूख लगी है। सुबह से बस काम कर रही हूँ और अब सजाकर बैठा दिया है। खाना खाना है मुझे। सुमति की माँ बोली, हे जानकी मैया, इसे मैं इतनी देर से समझा क्या रही हूँ और इसका दिमाग खाने पर है। भाभी से खाना देने को बोल। खुद वहां से बाकी की तैयारी देखने चली गई। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ जाते हैं। उनका सबका स्वागत कर बाबूजी बैठक में बैठाते हैं। लड़के की माँ, पिताजी और उसकी छोटी बहन और एक दोस्त आता है साथ में। उन सबकी आवभगत में सब लोग लग जाते हैं। गांव की लड़कियां और सुमति की सहेलियां दरवाजे पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थीं। तब सुमति को बुलाने के लिए लड़के की माँ बोलती है। आशा और भाभी सुमति को लेके आती हैं। सुमति को सामने एक कुर्सी पर बैठा देती हैं। अब सबकी नजर सुमति को देखने लगी। माँ ने पूछा, खाना बना लेती हो? वो हाँ में गर्दन हिलाती है। आज के ये जो सब नाश्ते की चीज हैं, ये सब तुमने बनाई हैं? तुम्हारी माँ बोल रही थी। सुमति ने एक नजर नाश्ते की ओर घुमाई और बोली, जी ये सब मैंने बनाया है। समोसे, पकौड़ी, हलवा, ये मिठाई और ये नमकीन और बिस्किट। वहां खड़ी सुमति की माँ सुमति को आंख दिखाते हुए बोली, नहीं बहन जी, नमकीन बिस्कुट तो दुकान के हैं। सुमति के ऐसे जवाब से लड़के अनिल की माँ सुमति को घूरने लगी। अनिल की माँ आगे बात बढ़ाते हुए सुमति से बोली, बुनाई आती है? हमारे यहाँ सबको हाथ के बने हुए जर्सी पसंद हैं। सुमति बोली, हाँ मौसी, तो हमारे यहाँ भी सब हाथ के बने हुए पहनते हैं, पैर के बुने किसी ने नहीं पहने। अनिल की माँ और अनिल एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो फिर बोली, चूल्हे पर खाना बना लेती हो? सुमति फिर जवाब देती है, हाँ जी, और आग भी बहुत अच्छी लगाते हैं। अनिल की माँ के मुंह से आश्चर्य भरा शब्द निकला, क्या आग लगाती हो? सुमति बोली, हाँ चूल्हे में। वो बोली, लड़की तेज है। सुमति की माँ बोली, अनिल बेटा, तुम्हें कुछ पूछना है? पूछना है तो पूछ लो। अनिल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ बोला, पिताजी के जाने के बाद मेरे लिए मेरी माँ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ मेरी होने वाली पत्नी मेरी माँ की खूब सेवा करे, उन्हें कुछ काम ना करने दे। जैसे वो बोली वैसे रहे। तो सुमति, तुम्हें हाथ पैर दबाना तो आता ही है ना? हर रोज काम के बाद मेरी माँ के हाथ पैर दबाने होंगे। सुमति ये सब सुन अंदर ही अंदर गुस्से में कुड़ रही थी। उसका मन हुआ कि वहां से चली जाए या बहुत तेज से चिल्ला के बोल दे, नहीं करनी शादी मुझे। अनिल ने दोबारा पूछा, कर लोगी ना सब? सुमति की माँ सुमति को घूरते हुए उत्तर देने के लिए इशारा किया। तब सुमति ने बोला, जी हम सब कर लेंगे, पैर दबा लेंगे, हाथ दबा लेंगे, गला दबा लेंगे। इतना सुन अनिल की माँ अपने गले को छूती हुई बोली, हाय राम, मोरा गला दबाएगी? सुमति बोली, अरे नहीं नहीं, सर दबाने को बोला सर। सुमति की माँ ने अनिल और उसकी माँ से बोला, आप लोग भोजन कर लीजिए, भोजन ठंडा हो रहा है। इतना बोल वो आशा और भाभी को इशारा करके बोली, अंदर ले जाओ इसे। सुमति झट से उठती है, मानो उसे एक कैद से आजादी मिल गई हो। जैसे ही वो घर में गई, माँ आके उसके कान मरोड़ के पूछती है, क्यों री, क्या अनाप शनाप बके जा रही थी? सुमति दर्द से चिल्लाते हुए बोली, आह माँ, क्या कर रही हो? दुख रहा है, कान छोड़ो। माँ अपनी डांट जारी रखते हुए बोली, देख सुमति, अगर इस रिश्ते में कोई बाधा आई ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, बोल देती हूँ। सुमति मुंह बनाते हुए आशा से बोली, क्यों आशा, मैंने कुछ गलत बोला क्या? उनके जब सवाल ही अनाप शनाप होंगे तो मैं जवाब और कैसे देती, बता तू जरा। आशा मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी बोल, लड़का देखने में बहुत अच्छा है, बिल्कुल महुआ चैनल का पवन कुमार। सुमति बोली, हाँ तो तेरी करा देती हूँ, चल। दोनों सहेलियों में इसी तरह मजाक चल रही थी। तभी भाभी जी ने आवाज लगाई, सुमति चल, तुझे अनिल की माँ बुला रही है। सुमति ने बोला, अब क्या रह गया पूछने को? आशा सुमति को लेके अनिल की माँ के पास गई। उन्होंने सुमति के सर पर हाथ फेरा और 501 रुपए देते हुए बोली, अब कमर कस लो, मैं तुम्हारी सास बनने वाली हूँ। सुमति आश्चर्य और उदासी से उन्हें देखने लगी। तब वो तुनक कर बोली, घर वालों ने बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया? सुमति को कुछ समझ नहीं आता। तब भाभी इशारा कर पैर छूने को बोलती हैं। सुमति पैर छूती है तो वो बोली, संस्कार की कमी है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। भाभी बोली, अभी छोटी है, मैं सिखा दूंगी। सुमति दुखी मन अपने कमरे में चली गई। सुमति के बाबूजी और माँ, भाभी जी, सब लोगों ने मेहमान नवाजी और विदाई बहुत अच्छे से पूरी की। सबके जाने के बाद सुमति की माँ सुमति के पास आ गले लगाते हुए
और आंख में आंसू लिए बोली, बिटिया अब तू पराई हो जाएगी। बिटिया कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। सुमति उदासी से बोली, माँ तुम भी तो यही चाहती थी। नहीं बिटिया, कौन माँ अपने बच्चों से अलग होना चाहती है। ये तो समाज की रीत है, कोई चाहे या ना चाहे निभाना पड़ता ही है। सुमति उस रात ठीक से सो भी ना सकी। उसका मन शादी करने का बिल्कुल ना था। वो पूरी रात इसे टालने के लिए उपाय सोचने लगी, पर कुछ भी हल ना निकला। अगले दिन सुमति स्कूल के लिए तैयार होने लगी। भाभी ने बोला, अब कम कर स्कूल जाना, घर का काम कब सीखेंगी। सुमति बिना कुछ बोले तैयार हो रही थी। भाभी उसे सुनाई जा रही थी, न जाने कहाँ की कलेक्टरनी बनेगी। सुमति के बाबूजी के खांसने की आवाज आती है। भाभी अपना घूंघट आगे करती हुई रसोई में चली गईं। बाबूजी सुमति के हाथ में मोबाइल देते हुए बोले, जरा अपने भैया को फोन लगा दे, शादी की तैयारी के लिए पूछ लूं कैसे करनी है। ले दे के घर बचा है, नहीं तो इसी को गिरवी रख के मुनीम से उधार रुपए लेने पड़ेंगे। सुमति का मन ये सब सुन बहुत दुखी हो रहा था। सुमति अपने भैया को फोन लगा, बाबूजी को फोन पकड़ा के स्कूल के लिए चली गई। उस दिन सुमति का कहीं मन नहीं लग रहा था। उसे बस बाबूजी की बातें याद आ रही थीं। बाबूजी की मजबूरी देख उसका मन विचलित हो रहा था। उस दिन से सुमति बहुत उदास रहने लगी। ना तो बगीचे में आम तोड़ने जाती, न ही पानी पूरी में स्वाद आता था उसे। बाबूजी और माँ ने पंडित जी को बुला शादी का शुभ मुहूर्त तय कराया और रोके का समय पूछा। पंडित जी अपनी पोथी पत्रा उलट पलट कर 4 महीने बाद का शादी का और 10 दिन बाद रोके का समय निश्चित किया। जैसे जैसे शादी का समय पास आ रहा था, सुमति की उदासी और चिंता बढ़ती जा रही थी। घर में अब हर रोज शादी की तैयारी की बात चलती रहती। क्या देना है, क्या लेना है। माँ बाबूजी से अक्सर इन सब बातों में बहस भी छिड़ जाती। बाबूजी ने सुमति से बोला, अपने भैया को फोन लगा के बोल दो को रोका करने के लिए आ जाएं और शहर से ये सब सामान भी लेते आएं। सुमति की तरफ बाबूजी ने एक लिस्ट देते हुए बोला। सुमति ने भैया को फोन कर सारी बात बता दी। अगले दिन मुकेश भैया भी आ गए। लब कुछ देखते ही उन्हें खुशी से गले लग गए। मुकेश ने माँ बाबूजी के पैर छुए। सुमति उनके लिए पानी और मीठा ले आई। बाबूजी के साथ मिल मुकेश ने रोके की तैयारी कर ली। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया। सब लोग अनिल के घर जाने के लिए तैयार थे। लबकुश को भाभी ने अच्छे से तैयार कर दिया। पंडित जी से तिलक करा के सब लोग उनके घर के लिए चले गए। घर आते समय अंधेरा हो गया। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, माँ और भाभी सब कुछ जानने के लिए उत्साहित थे। बाबूजी ने बताया सब अच्छा था। उन्होंने कुछ और सामान बताया है, बोला है शादी में दे देना। भैया ने बोला, मैं शहर जाके पैसे का इंतजाम करता हूँ, पर बाबूजी ज्यादा तो नहीं हो सकेगा। बाबूजी ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, प्रधान जी से बात करके देखते हैं, कुछ मदद कर देंगे तो। मुकेश अगले दिन शहर के लिए निकल गया। बाबूजी भी पैसों के इंतजाम में लग गए। भाभी जी ने भी सास का बक्सा और सुमति को देने के सामान तैयार करने लगी। बहुत कोशिश करने पर भी पैसों का इंतजाम न होने के कारण बाबूजी ने घर को गिरवी रख रुपयों का इंतजाम करने को सोचा। सुमति को जब इस बात का पता लगा, उसने बाबूजी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर सुमति के सारे प्रयास असफल रहे। शादी का दिन पास गया। घर के आंगन में मंडप तैयार हुआ। सुमति की बुआ आवाज लगाती हैं, कहाँ हैं सब। सुमति बुआ को देख गले लगती है। एक एक करके घर में मेहमान आने लगे। हल्दी मेहंदी की रस्में शुरू हुई। सुमति को पीली साड़ी में तैयार किया। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद सुमति के हाथ में जौ और गुड़ और एक सोने की अंगूठी रख चुम्बावन की रस्म, पूरब की तरफ शादी में होने वाली रस्म पूरी हुई। फिर सुमति को कोहबर में बैठाया। एक एक कर सारी रस्में पूरी होने लगी और शादी का दिन भी आ गया। सुमति हर समय मेहमानों से घिरी रहती थी। रस्में होने के बाद सुमति थोड़ी शांति के लिए छत पर चली गई। पड़ोस की छत पर उसे ममता बुआ दिखाई दी। वो उनसे बोली, अरे ओ ममता बुआ, तुम क्यों नहीं आई आज हल्दी की रस्म में? बुआ होके भी नहीं आई। वो बोली, बिटिया हम लोगों की परछाई भी अशुभ है, मैं नहीं आ सकती थी। सुमति बोली, देख लो बुआ, हमारे आगे ये सब बहाना ना चलेगा, आना तो पड़ेगा। अगर नहीं आई ना तो ये सुमति भी कसम खाती है, कभी तुम्हारी चौखट पर पैर ना रखूंगी, इसलिए शादी में आ जाना जरूर। शादी के दिन चारों ओर चहल पहल हो रही थी। घर में मेहमानों का आना लगा हुआ था। कभी हलवाई पूछता, तेल का कनस्तर कहाँ है,
तो कभी सजावट वाला फूल को पूछता। घर की लाइट कभी आती कभी जाती, बाहर से जनरेटर की आवाज आती, घर में मेहमान आते और डाल के लिए और सुमति के लिए साड़ी और रुपए देते। बुआ का लड़का सभी का नाम और उनके रुपए एक कॉपी में लिख रहा था। मांडो बांस से बना मंडप में सुमति के साथ कुछ और लड़कियों को बिठा। वहीं बुआ जी ने चूल्हे पर दाल भात बनाया और उसे सुमति और बाकी की लड़कियों को परोसा गया। सुमति नाक सिकोड़ते हुए बोली, ये क्या है मरीजों वाला खाना? बुआ बोली, ये रस्म है, ये पूजा के है, खा लो। और भी तो लड़कियां खा रही हैं। पुष्पा भी उनमें ही बैठी थी। वो बोली, हाँ बुआ, अब खा लेता है, शाम को शादी में अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सुमति के चेहरे पर खुशी आ जाती है। हाँ पुष्पा, शाम को तो पानी पूरी भी मिलेगा। सुमति की बुआ बोली, नहीं सुमति, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें बस यही खाना है और इसके बाद जब तक सिंदूर नहीं लग जाता तब तक कुछ नहीं खाना है। सुमति चिढ़ते हुए बोली, ये क्या बात हुई, हम क्यों रहे भूखे? ये मरीजों वाला खाना खा के क्या लड़का भी होगा भूखा? नहीं ना, तो हम क्यों रहे भूखे? बुआ बोली, ज्यादा मुंह ना चलाओ, नहीं तो सास से रोज ताने मिले थे। चुपचाप खा लो, नहीं तो रहने दो। बुआ आगे की थाली खींचते हुए बोली। सुमति बुआ को रोकते हुए बोली, नहीं बुआ, रहने दो, हम खा लेंगे, आगे तो भूखे रहना है। बिना मन के सुमति ने वो खाया। सुमति छत पर जाने लगी अपनी सहेलियों के साथ। बुआ ने बोला, अब कहाँ जा रही है? बुआ, धूप में थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है। बुआ बोली, ठीक है, छुरा पास में रख लेना। सुमति ने हाँ में गर्दन हिला दी। छत पर जा सुमति बोली, देख आशा, पुष्पा, भूख तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती और इतना फीका खाना खा मुंह खराब हो गया है। तू जा और जल्दी से नजर बचा के पानी पूरी ले आ। आशा बोली, लाने को तो ला देंगे सुमति, पर तेरी बुआ उनकी डांट बहुत तेज होती है। सुमति बोली, तू लेके तो आ और तीखा बनवाना। जैसे ही लाए सबसे नजर छुपा के, वो जो अलग कमरा है जिसमें हमें उन दिनों में रहना पड़ता है, वहां ले आना शादी के लिए। सभी कमरों की अच्छे से सफाई हुई है तो हम वहां जा सकते हैं। समझी? अब जा, और याद रखना तीखा होना चाहिए। पुष्पा और आशा दोनों सुमति के कहने से चली गईं। सुमति बेचैनी से इंतजार करने लगती है। पानी पूरी याद करके ही उसके मुंह में पानी आने लगता है। थोड़ी देर में आशा पुष्पा दोनों आ जाती हैं। सुमति उनके हाथ की ओर देखती है। पुष्पा के हाथ में थैला और आशा के हाथ में लोटा होता है। वो कमरे की ओर इशारा करती हैं। सब नजर बचा के कमरे में जाती हैं। सुमति अंदर आ झट से कमरा बंद कर लेती है। अपने दोनों सहेलियों को थोड़ा सा दे, खुद सारा ले, एक एक कर मुंह में रखती जाती है। तीखा होने से उसके आंखों से पानी आने लगा, फिर भी वो खाती रही। जब सब खत्म हुआ तभी भी मिर्ची के कारण सुमति की आंखों से पानी आता जाता रहा था। इतने में दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सुमति ने जल्दी से सब साफ कर लोटा छुपा दिया और किवाड़ खोला तो सामने माँ खड़ी थी। सुमति को देख माँ का चेहरा उदास हो गया, आंखों से पानी आ गया और झट से सुमति को गले लगा लिया और रोने लगी। सुमति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब भाभी और बुआ भी आ गईं। बुआ बोली, सुमति की माँ, अभी कौन सा विदाई हो रही है जो इतना रो रही है? माँ सिसकते हुए बोली, देखो ना जीजी, ये यहाँ सबसे छुप के अकेले में रोई जा रही है। क्या हाल बना लिया है रो के, पूरा मुंह लाल हो गया है, आंखें भी रो के सूज गईं। पीछे से पुष्पा और आशा दोनों मुंह दबाए हंसे जा रही थीं। पुष्पा बोली, हमारी सुमति सयानी हो गई है। सुमति कुछ न बोल रही थी, उसे अपनी चोरी न पकड़ी जाने का डर था। भाभी बोली, चलो यहाँ, कहाँ आ गए सब, आंगन में चलो, वहीं सब बैठेंगे। मौका देख पुष्पा आशा वहां से निकल गईं। शाम को सुमति को गांव की सरोज दीदी आईं सजाने के लिए। गांव की अक्सर लड़कियों को सरोज दीदी ही सजाती थीं। सुमति को उन्होंने शांत बैठने को बोला, पर चुलबुली सुमति कहाँ शांत बैठने वाली थी। सरोज ने बोला, देख सुमति, अगर तू शांत नहीं बैठी ना तो मैं अपना काम बिल्कुल भी ना कर सकूंगी और चाची सुमति की माँ से भी बोल दूंगी। सुमति बोली, नहीं दीदी, हम अब बिल्कुल शांत रहेंगे, माँ से कुछ ना कहना। थोड़ी ही देर में सुमति को सरोज सीता मैया की तरह बहुत सुंदर से संवार देती है। सुंदर सी सुमति अब और सुंदर लगने लगी। बुआ ने जैसे ही सुमति को देखा, काजल का टीका लगा बोली, नजर ना लग जाए मेरी बिटिया रानी को। सुमति बोली, बुआ ये सब बहुत भारी है, कुछ इनमें से कम कर दो। बुआ बोली, चुप कर, सब दुल्हन ऐसे ही तैयार होती हैं। बारात गांव में आने की खबर मिली
सब लोगों की दौड़ भाग और तेज हो गई। द्वार पूजा की सारी तैयारी शुरू होने लगी। पूजा की थाली, फूल, फल, माला सब कुछ देख देख कर तैयारी कर रही थी। द्वार पर बारात आने के बाद द्वार पूजा की रस्म शुरू हुई। सभी लोग दूल्हे को देखने चले गए। सुमति कमरे में अकेले थी। वो इधर उधर कमरे में टहल रही थी। तभी ममता बुआ कमरे में आ गईं। सुमति उन्हें देख बहुत खुश हुई और गले लग गई। ममता बुआ सुमति के हाथ में 500 रुपए देते हुए बोली, खुश रहे बिटिया। सुमति ने रुपए देख वापस बुआ के हाथ में रखते हुए बोली, ये क्या कर रही हो बुआ, मुझे नहीं चाहिए ये सब। बुआ बोली, बिटिया ये मेरा प्यार है, अब हम जाते हैं। गांव की किसी औरत ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। सुमति गुस्से में बोली, क्यों होगी मुसीबत, कोई कुछ बोल के तो देखे, फिर मैं उसे देख लूंगी। बुआ बोली, तू नादान, तुझे कुछ नहीं पता, चल मुझे जाने दे, मैं जाती हूँ। इतना बोल बुआ कमरे से निकल गईं। तभी भाभी अंदर आईं और बोली, ये ममता जीजी आई थी क्या? सुमति बोली, नहीं तो भाभी, कोई नहीं आया। भाभी बोली, था तो कोई, सफेद साड़ी में शॉल ओढ़े। सुमति बात बदलते हुए बोली, क्या बात है भाभी, तुम तो आज गजब लग रही हो, भैया तो आज तुम्हें देख के खुशी हो जाएंगे। सुमति की बात सुन भाभी शर्मा गईं और बोली, सुंदर तो मैं हूं ही, बस समय नहीं मिलता सजने संवरने का, इसलिए ऐसी ही दिखती थी। द्वार पूजा के बाद सारे बाराती खाना खाने चले गए। अनिल के फूफा जी हर जगह कमी निकाल रहे थे, खाना ठंडा है, नाश्ता अच्छा नहीं, हमारा स्वागत ठीक से नहीं हुआ। सुमति के बाबूजी हर जगह हाथ जोड़े खड़े रहे, बात बात पर और बिना गलती के माफी मांग रहे थे। जयमाला की रस्म शुरू हुई। सुमति को पुष्पा और आशा स्टेज की तरफ ले जा रही थी, जहां अनिल पहले से ही खड़ा था। सुमति स्टेज पर पहुंची। पहले माला सुमति को डालने को बोला गया तो अनिल के दोस्तों ने उसे गोद में ऊपर उठा लिया और सुमति को चिढ़ाने लगे। सुमति मन ही मन सोच रही थी, मन तो करता है यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं, पर माँ बाबूजी का ख्याल आ जाता है। सुमति जयमाला के लिए डली कुर्सी पर चढ़ी और झट से जयमाला डाल दिया। वहां सब ये देख चकित रह गए। सुमति मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। तब अनिल ने सुमति को माला पहनाया। इसी तरह शगुन की रस्म पूरी हो गई। सभी बारातियों से बाबूजी खाने के लिए पूछ रहे थे। सबके खा लेने के बाद बाबूजी घर में आके बोले, शादी की सब तैयारी हो गई, अनिल आ रहे हैं। सुमित ने बाबूजी को देख पूछा, बाबूजी आपने खाना खाया? बाबूजी बोले, नहीं बिटिया, मैं और तेरी माँ कन्यादान के बाद खाएंगे। सुमति बोली, मेरी वजह से आप दोनों को भूखा रहना पड़ रहा है। शादी के लिए माडो में अनिल आ गया। डाल पर बहुत सुंदर गहने और कपड़े, श्रृंगार का सामान चढ़े थे। शादी में ससुराल की तरफ से मिलने वाला सामान। सुमति को शादी के लिए आंगन में बुलाया गया। सुमति पीली साड़ी और ससुराल के दिए गहने पहनकर तैयार हुई। सुमति के लंबे बाल आगे करे हुए पीली साड़ी में सीता माता जैसी लग रही थी। एक लाल चुनरी से सुमति का लंबा घूंघट कर आंगन में ले आए और शादी के मंत्र शुरू हुए। जैसे जैसे बोला जा रहा था, सुमति वैसे वैसे कर रही थी। बुआ सुमति के ठीक पीछे बैठी थी। सुमति बुआ से बोली, बुआ नींद आ रही है। बुआ बोली, नहीं सोना नहीं, सारी रस्म पूरी करो। पंडित जी जब बोलते हवन में सामग्री डालने को, सुमति कुछ ना कर रही थी। तब बुआ सुमति को हिलाती तो सुमति हड़बड़ा जाती थी। नींद तेज आने के कारण बीच बीच में आंख लग जाती उसकी। बुआ पीछे से बार बार ऐसे हिलाती जैसे कि इस शादी में उन्हें यही काम दिया गया हो। पंडित जी एक एक कर सातों वचन बोलने लगे और सुमति को फिर लड़के को दोहराने को बोला। सिंदूर दान शुरू हुआ। सिंदूर से सुमति की मांग अनिल ने भरी। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। वहां खड़ी बुआ, भाभी, माँ, बाबूजी, सबकी आंखें नम हो गईं। सबकी आंखों में आंसू होते हैं। सुमति अब सुहागन हो गई। शादी की सभी रस्म पूरी होने के बाद पंडित जी सुमति को समझाने लगे। सुमति सारे नियम ध्यान से सुन रही थी। शादी के बाद दोनों नवजोड़ा सबका आशीर्वाद लेने लगे। सब दोनों को आशीर्वाद दे रहे थे, सदा सुखी रहो। जब घर में फोन आया, सुमति ने फोन उठाया तो मुकेश के दोस्त का फोन था। उन्होंने बताया, मशीन में मुकेश का हाथ आ गया है, जिससे उसके हाथ में चोट लगी है। हम उन्हें अस्पताल ले आए हैं। आप अपने यहाँ से किसी को भेज दें। ये खबर सुन माँ, बाबूजी बेचैन हो उठे। भाभी तो ये सुनते ही बेहोश हो गईं। सुमति सभी को संभालते हुए भाभी के मुंह पर बार बार पानी के छींटे दे
उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर बाद सभी शांत हुए। सुमति बोली, बाबूजी, भाभी जी के साथ आप शहर चले जाएं। भाभी भैया को देखेंगी तो शायद उन्हें तसल्ली मिले। माँ ने बोला, अपनी भाभी को जाने के लिए तैयार कर दे। भाभी ने जाने की तैयारी कर ली। बाबूजी ने भी जितने रुपए इकट्ठा किए उनमें से ही कुछ रुपए ले शहर के लिए चले गए। घर में सुमति, माँ और दोनों बच्चे थे। अगले दिन बाबूजी ने पड़ोसी के नंबर पर फोन करके बताया, 2 दिन बाद आना होगा और मुकेश को साथ ही लेके आएंगे और सब ठीक है। 2 दिन बाद वो लोग घर आ गए। बाबूजी बोले, अभी मुकेश को आराम के लिए बोला है। इन सब में बहुत खर्चा हो गया था। करीब 15 दिन बाद मुकेश के ठीक होने पर वो दोबारा से नौकरी के लिए शहर चले गए। इस बीच कई बार मुनीम के यहाँ का आदमी रुपए मांगने आता रहता था। देखते ही देखते गौने का समय भी पास आ गया। पंडित जी ने 14 दिन बाद का मुहूर्त निकाला। घर में सब गौने की तैयारी में लग गए। बाबूजी रुपए की कमी से बहुत परेशान थे। सुमति ने भी अपने आगे पढ़ने की, कुछ बनने की इच्छा को मन के किसी कोने में दबा दिया और गौने की तैयारी में लग गई। गौने को 2 दिन रह गए थे। अगले दिन मुकेश भैया आने वाले थे। बाबूजी के पास मुकेश का फोन आया। उन्होंने बताया कि एक गांव में बहुत बड़ा कैंप लगा था। वहां डॉक्टरों के साथ अमित भी गया था। अचानक किसी अफवाह से भगदड़ मच गई, जिससे टेंट टूट गया और कई लोग उसके अंदर फंस के मर गए। अमित भी उनमें ही था। सर पर टेंट में लगा हुआ लोहे का डंडा लग गया और चोट गहरी होने और खून ज्यादा बहने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। इतना सुनते ही बाबूजी धम्म से जमीन पर ही बैठ गए। माँ सुमति और भाभी घबराते हुए बाबूजी को हिला के पूछ रही थी। बाबूजी पत्थर से बन गए। बार बार माँ बोले जा रही थी, ऐ सुमति के बाबूजी, क्या हुआ, कुछ बताओ। मुकेश ठीक है ना? मेरा दिल बैठा जा रहा है। बाबूजी ने रोते हुए सारी बात बताई। माँ ये सुनकर सर पकड़कर बैठ गई। सुमति को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। घर में मातम छा गया। सब बहुत तेज तेज रोने लगे। गांव के लोग भी आ गए। थोड़ी ही देर में गांव की औरतों ने सुमति के हाथ की चूड़ियां तोड़ के निकाल दिया और सिंदूर भी पोंछ के साफ कर दिया। सब बोल रहे थे, सुमति बहुत अभागन है, इसकी किस्मत तो फूट गई, जवानी में ही विधवा हो गई। सुमति अब बहुत शांत रहने लगी थी। न ठीक से खाती, न ठीक से सोती, न किसी से बोलती, ना तो बगीचे के आम खाती और न ही पानी पूरी। पिताजी बहुत बीमार हो गए। दिन पे दिन हालत खराब होती जा रही थी। पिताजी ने सुमति को बुलाया और बहुत प्यार से समझाया, तू मेरी बहादुर बिटिया है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, पर तू हार ना मानना जिंदगी से। हमेशा अपना ध्यान रखना। कभी जीवन को खत्म करने या आत्महत्या करने की कोशिश कभी ना करना बिटिया। सुमति के आंखों से आंसू की धार बरस रही थी। वो कुछ ना बोल रही थी। रात को बाबूजी को खाना देके सुमति सोने चली गई। अगले दिन सुमति की माँ बाबूजी को जगाने गईं। वो बार बार सुमति के बाबूजी बोल रही थीं, पर बाबूजी का शरीर ठंडा पड़ गया था। माँ ने सुमति को आवाज लगाई, ओ सुमति, अरे ओ उसकी माँ, देखना तेरे बाबूजी तो जाग ही नहीं रहे। आवाज सुन पास के चाचा आए। उन्होंने भी नब्ज जांची और बताया, बाबूजी अब नहीं रहे। ये सुनकर घर में एक बार फिर मातम फैल गया। माँ और भाभी का रो रो के बुरा हाल था। सुमति माँ को गोद में लेके रोए जा रही थी। गांव की औरतें बोल रही थी, सुमति बहुत अशुभ है, खुद सफेद साड़ी में है और माँ को भी सफेद साड़ी में ला ही दिया। भाभी ये सब सुन रही थी। मुकेश भैया को खबर हुई। वो भी शहर से आ गए। अंतिम संस्कार पूरा किया गया। चुलबुली सी सुमति अब तो न कुछ बोलती न ही कुछ कहती। एक के बाद एक दुख के आने से उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। होंठ सूख गए थे। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। मुनीम जी आके बोले, अब तुम इस घर में ना रह सकोगे। तुम्हारे बाबूजी ने उधार नहीं चुकाया। उस समय मुकेश के पास भी इतने रुपए ना थे कि वो उधार चुका सके। ऐसे में भाभी जी ने बोला, हम सब आपके साथ ही शहर चलते हैं, वहीं रहेंगे। ये सुन माँ बोली, बेटा, इस घर में तुम्हारे बाबूजी की यादें जुड़ी हैं, हम कैसे इसे छोड़कर जा सकते हैं। माँ की बात सुन मुकेश बोला, ये घर मैं नहीं बचा सकूंगा। सुधा ठीक कहती है, आप सब मेरे साथ शहर चलो, वहीं रहेंगे। घर छोड़कर जाने का ना तो सुमति का मन था, न ही माँ का, पर और कोई रास्ता भी तो न था। कुछ दिनों बाद मुकेश भैया के साथ सब शहर के लिए निकले। माँ बाबूजी की फोटो लिए घर की दहलीज ऐसे छोड़ रही थी मानो दिल पर भारी पत्थर रखा हो।
माँ सुमति से बोली, जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तब मैंने सोचा यहाँ से मेरी अर्थी ही जाएगी, पर आज मुझे जीते जी ये घर छोड़ना पड़ रहा है। इसके हर कोने में तेरे बाबूजी की याद समाई है। शहर पहुंचकर देखा कि घर बहुत छोटा था। मुकेश भाभी को सब बताने लगा। कहाँ क्या है? लवकुश माँ से बोले, दादी ये घर अच्छा नहीं, हम सब अपने घर जाएंगे। माँ बिना कुछ बोले रोने लगी। भाभी का व्यवहार भी बदल रहा था। सुमति को ही घर के सारे काम करने होते। भाभी बोलने लगती, इतनी महंगाई में घर चलाना आसान थोड़े ना है। माँ की दबा का ध्यान भी सुमति रखती, सारी कड़वी बातें भी सुनती रहती, घर का सारा काम भी करती थी। एक रोज माँ को लकवा मार दिया। मुकेश ने बहुत दवाई कराई पर कोई फर्क न दिखा। वो बिस्तर पर ही रहती और सुमति सिरहाने बैठ के बहुत रोती। उसे अपने बाबूजी की बहुत याद आ रही थी। कुछ दिनों बाद माँ भी बाबूजी के पास चली गई। ये सब देख सुमति का मन हुआ जहर खा ले, पर अपने बाबूजी की बात याद कर रुक गई। भाभी के ताने अब और कड़वे हो गए। वो बोलती, सबको तो खा गई, अब किसे खाएगी। उन्होंने भैया से कई बार सुमति को विधवा आश्रम छोड़ने को कहा, पर वो भाभी पर ही गुस्सा हो जाते। जब सारे प्रयास असफल हो गए तब वो सुमति के पास आके बोली, सुमति तू खुद ही अपने भैया से बोल कि तुझे आश्रम छोड़ दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा सुहाग को बने रहने दे। सुमति बोली, भाभी ये क्या बोल रही हो? मेरे से तुम्हारे सुहाग को कैसे खतरा? वो बोली, एक विधवा बहुत अशुभ होती है, उसकी परछाई भी सुहागन के लिए सही नहीं। सुमति बोली, ये अंधविश्वास है। भाभी बोली, जो भी है, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस ये बात मान जाओ। सुमति के पास अब कोई रास्ता ना था। वो भैया से बोली, आप मुझे आश्रम छोड़ दें, वहाँ हमारे जैसे और भी होंगे, वही सही जगह है मेरे लिए। भैया आप बस हमें वहीं छोड़ दीजिए। मुकेश बोला, सुधा ने बोला कुछ? वो बोली, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं जाना चाहती हूँ। बहुत बहस के बाद मुकेश मान गया। अगले दिन सुमति माँ बाबूजी की फोटो ले और अपना बक्सा लिए जाने को तैयार हो गई। लवकुश सुमति से चिपक गए, बोलने लगे, बुआ मत जाओ। सुमति बोली, दूर नहीं जा रही, आया करूंगी मिलने। जाते जाते भाभी से मिलके बोली, लो भाभी, जो तुम चाहती थी वो हो गया। आश्रम पहुंच के देखा तो आश्रम बहुत बड़ा था। चारों ओर सफेद साड़ी में महिलाएं घूम रही थीं। सुमति भी वहां के ऑफिस में बात कर वहां रहने के लिए कमरा पता कर लिया। एक कमरे में दो लोग रहते थे। सुमति कमरे में जाकर माँ और बाबूजी की फोटो को सीने से लगा बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। अगले दिन सबके साथ सुमति आश्रम के मंदिर गई। मंदिर में कृष्ण भगवान की मनमोहिनी मूर्ति थी। थोड़ी ही देर में एक महिला आकर बोली, आज वो बड़े साहब आए हैं, सबको सॉल और मिठाई देने के लिए बुलाया है। सब वहां से चली गईं, पर सुमति वहीं बैठी रही। एकटक कृष्ण की मूर्ति को निहार रही थी। दुख उसके आंसू से झलक रहा था। इसी दुख में वो पूजा करते हुए भजन गाने लगी। वो बड़े साहब जो सॉल और मिठाई दे रहे थे वो कोई और नहीं, अनिकेत के पिता थे। उनके साथ अनिकेत भी आया था। अनिकेत के बड़े भाई की शादी के बाद बेटी हुई है, इसलिए यहाँ सबको मिठाई बांट रहे थे। सुमति की आवाज सुन अनिकेत चौंक। वो तुरंत उसकी आवाज पहचान गया। वो बेचैन हो गया, इधर उधर देखने लगा, आवाज की ओर बदहवास होके भागने लगा। मंदिर में आके रुक गया और हाँपने लगा। उसे कोई सफेद साड़ी में मूर्ति की ओर मुंह करे बैठी दिखाई दी। अनिकेत फिर चारों ओर देखने लगा। फिर उसे एहसास हुआ, ये आवाज वाली महिला यही है। वो आवाज देता है, सुमति। एकाएक आवाज बंद हो गई। अनिकेत के दिल की धड़कन बढ़ गई। जब सुमति ने पीछे मुड़कर देखा तो अनिकेत चौंक गया। वो प्यारी सी चुलबुली सी लड़की आज किस हाल में है? सुमति अनिकेत को देखकर बोली, सहरी बाबू आप? अनिकेत का एक पल मन हुआ सुमति को जोर से गले से लगा ले। वो लड़की जिसे सफेद रंग तनिक भी पसंद न था, आज ऊपर से नीचे सफेद रंग में है। वो फूल सा चेहरा मुरझा गया है। सुमति को देखकर ही उसके दुख का अंदाजा लगाया जा सकता था। बड़ी दीदी के यहाँ पहुंचकर देखा तो दो आदमी बैठे थे। दीदी ने उन दोनों से बोला, बाहर बस खड़ी है, जाओ उसमें बैठ जाओ। सुमति आश्चर्य से बोली, दीदी हम कहाँ जा रहे हैं इतनी रात? सुमति के सवाल सुन वो गुस्से में बोली, कुसुम इतने दिनों से ये तेरे साथ रह रही है, तूने इसे कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं, जा रास्ते में कुसुम बता देगी। सुमति कुसुम के साथ चली गई।
रास्ते में कुसुम ने बताया, ये हमसे जबरदस्ती वैश्यावृत्ति कराते हैं। जो भी इनका विरोध करता है उन्हें मारकर आश्रम के पीछे वाले बगीचे की जगह में जला के गाड़ देते हैं। हम कहीं और जा नहीं सकते। परिवार वालों ने पहले ही हमें त्याग दिया है। सुमति ये सब सुन पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन दोनों लड़कों ने जबरदस्ती उन्हें बस में बैठाया, जहां पहले से ही आश्रम की कई महिला थीं, जो बिना कुछ बोले शांत बैठी थीं। शायद हालात के साथ समझौता कर चुकी थीं। सुमति कैसे भी वहां से निकलने की सोच रही थी। सुमति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो इस मुसीबत से कैसे निकले। मन ही मन अपने कान्हा को मना रही थी। हे कान्हा, जैसे तुमने द्रौपदी की लाज बचाई, वैसे ही आज मेरी भी बचा लो। सुमति घबराहट के कारण रोए जा रही थी। वो बस एक होटल के बाहर रुकती है। सभी महिलाओं को होटल के अंदर भेज दिया गया। सुमति हमेशा मौके की तलाश में रहती, कैसे भी यहाँ से निकल लिया जाए, पर कोई मौका नहीं मिलता। एक एक कर सभी महिलाओं को अलग अलग कमरे में भेजने लगे, जहाँ पहले से ही कोई ना कोई आदमी मौजूद रहता। सुमति को भी एक कमरे में ले गए। सुमति बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर उसे उन लड़कों ने कमरे में धक्का दे दिया। सुमति जैसे ही कमरे में पहुंची, वहां अधेड़ उम्र के आदमी ने झट से कुंडी बंद कर दी। कमरा बहुत सुंदर सजा था। बहुत सी मूर्तियां और गुलदस्ते थे। सुमति बुरी तरह से डरी हुई थी। वो उसके आगे हाथ जोड़ के बोली, मुझे जाने दो, रहम करो। पर वो आदमी दृढ़ता से भरी हंसी से बोला, ऐसे कैसे जाने दूं? तेरे लिए पूरे 45,000 रुपए दिए हैं, पहले उन्हें वसूल तो कर लूं। दरिंदगी उसकी आंखों में उतर गई। वो किसी भूखे भेड़िए के जैसे उस पर झपटा। सुमति जितना दूर भाग सकती थी उतना दूर भागी। अंत में दीवार से लग खड़ी हुई। हाथ जोड़ के लाचारी से रहम की भीख मांग रही थी। पर मानव के बेस में वो तो दरिंदा था। उसने सुमति को कस के अपनी बाजुओं में दबोचा। सुमति खुद को छुड़ाने के बहुत प्रयास कर रही थी, पर उसके ताकत के आगे सब विफल हो रहा था। सुमति बार बार हाथ मार रही थी और वो दरिंदा जानवर की तरह दबोचे जा रहा था। सुमति के हाथ पर उसके नाखून के खरोच से खून निकल रहा था। सुमति के कपड़े जगह जगह से फट गए। सुमति अपने पूरे जोर से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच सुमति के हाथ वही मेज पर रखी पीतल की मूर्ति हाथ लग गई। सुमति ने पूरे जोर से उस मूर्ति से उस आदमी के सर पर दे मारा। वो आदमी सर पकड़कर गिर गया और गिरते ही बेहोश हो गया। सुमति चौंक गई और वहां से निकलने के लिए दरवाजे की कुंडी खोली। जैसे ही मेन गेट पर पहुंची तो देखा वो दोनों लड़के जो बस लेके आए थे वहीं बैठे ताश खेल रहे थे। सुमति अब कोई दूसरा रास्ता खोजने लगी। जैसे तैसे उसे पीछे एक खिड़की दिखाई दी जिससे बाहर जाया जा सकता था। वो वहां से कूदकर भागने लगी। बदहवास रोते हुए बस वो भागी जा रही थी। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। अब उसने सोच लिया खुद को खत्म कर लेगी। एक औरत के लिए उसके सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा कमजोर वो तभी हो जाती है जब उसका सम्मान संकट में आ जाता है। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पुल दिखाई दिया। वो भागते हुए उस पुल पर पहुंची। वहां बहुत से वाहन आ जा रहे थे। उसने पुल से नीचे देखा तो रात में भी पानी हल्की रोशनी। पूनम रात में बहुत भयावान लग रहा था। सुमति रोते हुए बोली, बाबूजी मुझे माफ कर देना, पर अब मैं जी नहीं सकती। ये दुनिया मुझे जीने नहीं देती। सुमति को इन सब में खबर न थी कि कोई कार वहीं रुक गई है। सुमति जैसे ही छलांग लगाने को होती है कोई हाथ उसे जोर से पकड़े हुए होता है। सुमति को उस समय होश नहीं रहता। वो बस चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है। सुमति को बचाने वाला हाथ अनिकेत का था। अनिकेत और उनका बड़ा भाई अजय दोनों ही पास के शहर से घर के लिए लौट रहे थे। रास्ते में सफेद साड़ी में किसी औरत को ऐसे पुल के पास खड़ा देख शक हुआ। कोई आत्महत्या तो नहीं कर रहा। अजय ने उसके पास कार रोक दी और तुरंत बचाने के लिए दोनों बाहर निकले, पर ये उम्मीद बिल्कुल न थी वो सुमति होगी। सुमति अनिकेत को देख बोली, बाबूजी वो हमें मार देंगे। रोते हुए बोलते बोलते बेहोश हो गई। अनिकेत ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। भैया, अजय ने बोला, अनिकेत इन्हें घर ले चलते हैं। अनिकेत ने सुमति को कार में लेटाया और घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, भाभी नैना ने दरवाजा खोला और बोली, कितनी देर लगा दी। एक तो मम्मी पापा भी बाहर गए हैं, मुझे अकेले ही रहना पड़ रहा है। जब उनकी नजर अनिकेत पर पड़ी, उन्होंने अपने दोनों हाथों में बेहोश सुमति को ले रखा था। वो आश्चर्य से बोली, ये क्या है?
भैया बोले, अंदर चलो बताता हूँ। अंदर पहुंचकर अनिकेत ने सुमति को सोफे पर लिटाया। नैना भाभी से फास्ट एड बॉक्स मांगा और पानी। फिर अनिकेत ने भाभी और भैया को सुमति के बारे में सब बताया, वो किस गांव की यहाँ कैसे पहुंची। फिर अनिकेत ने पानी के कुछ छींटे मारे। सुमति होश में आई। जैसे ही वो होश में आई, मुंह को अपने आंचल से ढककर रोने लगी। सुमति को इस तरह रोता देख अनिकेत का मन बेचैन हो रहा था। वो बार बार सुमति से रोने की वजह पूछ रहा था। उसे चुप कराने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए बढ़ाया, फिर संकोच बस पीछे कर नैना भाभी को इशारा किया। भाभी ने सुमति के कंधे पर हाथ रख बहुत प्यार से पूछा, क्या हुआ सुमति, मुझे बताओ। मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। सुमति से सकते हुए धीरे धीरे सारी बात बता दी। अनिकेत के साथ अजय नैना को बहुत गुस्सा आया। आश्रम के नाम पर ये सब हो रहा है। मजबूर औरतों को सहारा देने के बजाय ये लोग उनकी मजबूरी का इस कदर फायदा उठा रहे हैं। हमें इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। इन सब बातों में अजय शांत बैठे थे। नैना नारियों के सम्मान के लिए समाज सेविका के रूप में संस्था चलाती थी, इसलिए उन्हें इन सब के खिलाफ जल्दी से जल्दी ही कुछ करना था। अजय कुछ सोच के बोले, अनी, घर वाले प्यार से बुलाते थे। वो आश्रम राजनीति के जाने माने नेता गिरवर जी का है। वो पिताजी के अच्छे दोस्त भी हैं। उनके खिलाफ लड़ना आसान ना होगा। सुमति रोते हुए बोली, कुछ भी, मैं उस आश्रम में नहीं जा सकती। इससे अच्छा होगा मैं जहर खा लूं। सुमति की बात सुन अनिकेत बोला, तुम हमारे यहाँ ही रह लो। सुमति बोली, नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। नैना बोली, मैं जो संस्था चलाती हूँ, तुम वहाँ रह लो। वहाँ और भी बहुत सारी महिलाएं रहती हैं। सुमति को ये बात ठीक लगी। नैना ने उसके जिस्म पर आए खरोच पर दबा लगाने लगी। अनिकेत का खून सुमति के घाव देखकर खौल रहा था। नैना ने सुमति के फटे कपड़े देख उससे कपड़े बदलने को बोला। सुमति बोली, पर भाभी, मैं तो सफेद साड़ी ही पहनती हूँ। नैना बोली, कोई बात नहीं सुमति, सफेद रंग ही पहनना जरूरी नहीं, मेरे और भी कपड़े हैं, वो पहन लो। सुमति ने जवाब दिया, नहीं भाभी, माँ ने सफेद को ही बोला था। अब ये रंग हमसे जुड़ गया है, हमें इसी के साथ जीवन बिताना है। सुमति की बात सुन अनिकेत अपने मन में बोला, मैं तुम्हारे जीवन के इस सफेद रंग को हटाकर रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग जरूर भरूंगा। नैना ने सुमति को अपने कमरे से एक हल्के रंग का सूट दिया और बोली, मेरे पास तो यही है, यही पहन लो, तुम्हारे कपड़े कई जगह से फट गए हैं। सुमति वो सूट पहनकर आई तो अनिकेत की नजर उस पर ठहर गई। वो हल्के रंग का सूट जिसमें हल्के हल्के रंग के फूल बने थे और लाल लेस लगी थी, नेट का दुपट्टा सर पर रखे सादगी में सुमति बहुत सुंदर लग रही थी। सुमति अपने घाव के कारण बार बार परेशान हो रही थी। अनिकेत ने बोला, मैं इन दरिंदों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके खिलाफ कार्यवाही की मांग करूंगा। अजय ने बोला, जोश में होश मत खो बैठो, ये सब इतना आसान नहीं है। वो आश्रम किसी ऐसे वैसे इंसान का नहीं है, वो नेता गिरवर जी का है, जिनका नाम न केवल इस शहर में बल्कि हमारे देश में भी प्रतिष्ठित है। उनके खिलाफ लड़ना आसान न होगा। और इस तरह सुमति के वहां से भाग आने पे वो और सतर्क हो गए होंगे। सुमति के जान को भी खतरा हो सकता है। पहले इस बारे में पिताजी से पूछ लेते हैं, तब कुछ करेंगे। नैना भी अजय की बात से सहमत थी। सुमति नैना को आराम करने के लिए एक कमरे में सुलाकर कमरे के बाहर तीनों लोग इस समस्या के समाधान के बारे में सोचने लगे। सबको पापा का इंतजार करना ही सही लगा। नैना ने सबको सोने के लिए बोला। अनिकेत बोला, आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। नैना और अजय के वहां से जाने के बाद अनिकेत सुमति के लिए बहुत चिंतित था। कहीं ना कहीं उसे भी डर था कि कहीं पापा मना ना कर दें। परेशान होके वो भी एक बार सुमति को देख अपने कमरे में सोने चला गया। आधी रात में सुमति के कान में जानी पहचानी सी आवाज आई, सुमति बिटिया। सुमति की आंख खुली। उसने देखा सामने बाबूजी और माँ खड़ी थी। सुमति खुशी और आश्चर्य से बोली, बाबूजी, माँ, आप लोग आए हैं। आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ? आप लोग अपने साथ ही हमें क्यों नहीं ले गए? यहाँ हमारा कोई नहीं, हमें किसके लिए छोड़ गए हो? हम बिल्कुल अकेले रह गए हैं। बाबूजी बोले, बिटिया, तू मेरी बहादुर बिटिया है। भगवान को भी तो पता है तू कितनी बहादुर है, इसलिए तुम्हारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं। पर बिटिया, तू कभी हार मत मानना। मुश्किलों से भागना नहीं, उनका सामना करना।
अपने साथ साथ तुम्हारे ही जैसी जो और भी महिलाएं हैं उनका साहस बनना, हार कभी मत मानना। माँ मुस्कुराकर बोली, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मजबूत बनना, मजबूर नहीं बिटिया। इतना बोल वो लोग ओझल हो गए। सुमति चिल्लाती रही, बाबूजी, माँ। तभी उसे किसी ने जोर से हिलाया। सुमति की आंख खुली। सामने नैना और अनिकेत खड़े थे। सुमति पसीने में भीगी हुई इधर उधर देख रही थी। थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि उसने सपना देखा था। अनिकेत ने पूछा, क्या हुआ? सुमति बोली, कुछ नहीं, सपना देख रही थी। माफ करिएगा, हमारी वजह से आप दोनों की नींद खराब हो गई। नैना बोली, कैसी बात करती हो सुमति, हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। थोड़ी ही देर में नैना भाभी की बेटी की रोने की आवाज आई। वो बोली, उठ गई मेरी डॉल, हम देख कर आते हैं। अनिकेत, तुम सुमति को पानी दे के थोड़ी देर बात कर लेना, सुमति को थोड़ा अच्छा लगेगा। नैना के वहां से जाने के बाद अनिकेत ने सुमति को पानी देकर वहीं पास में बैठ गया। सुमति पानी की एक घूंट पीकर गिलास हाथ में लेके बैठी थी। कमरे में शांति छाई हुई थी। सुमति अचानक से बोली, मुझे लड़ना है इनके खिलाफ, मैं ऐसे डर के दब नहीं सकती, नहीं तो ये लोग ऐसे ही आश्रम की महिलाओं पर अत्याचार करते रहेंगे। मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा, पर मैं इसके खिलाफ लड़ना चाहूंगी। अनिकेत सुमति की बात सुन खुश होते हुए बोला, हाँ सुमति, हम लड़ेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल शाम पापा आएंगे, तब उनसे बात कर हम आश्रम पर केस फाइल करेंगे। अभी तुम आराम करो। सुमति बोली, नहीं, अभी तो मैं जागी हूँ, अब तो इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह नाश्ता करने के बाद अनिकेत सुमति को नैना द्वारा बनाए संस्था पर ले गया। वहां सुमति को रहने के लिए एक कमरा दिया गया। अनिकेत बोला, आज शाम पापा आएंगे, उनसे बात करने के बाद बताएंगे आगे क्या कैसे करना है। सुमति को वहां छोड़कर अनिकेत वहां से चला गया। सुमति उस संस्था में घूमने लगी। उसने देखा वहां की कुछ महिलाएं सिलाई और कुछ कढ़ाई कर रही थीं। सुमति ने भी अपने गांव में बहुत सिलाई कढ़ाई की थी। सुमति ने उन महिलाओं से पूछा इन सब के बारे में, तो उन्होंने बताया, हमें ऑर्डर मिलता है जिसे हम सब मिलकर पूरा करते हैं, जिससे हमें हर महीने वेतन भी मिलता है। ये सुन सुमति ने भी वहाँ काम करने की इच्छा जताई। उस संस्था की प्रबंधिका बोली, नैना मैडम से बात करके बताएंगे आपको। उन्होंने फोन पर नैना से बात की। तब वो सुमति से बोली, नैना मैडम ने बोला है आप उनकी बहुत खास हैं, आप जो चाहें कर सकती हैं। सुमति खुश होकर बोली, नैना भाभी कितनी अच्छी हैं। प्रबंधिका ने बताया, वो इन सबके साथ साथ अनाथ आश्रम और स्कूल कॉलेज भी चलाती हैं। ये सुन सुमति के अंदर एक उम्मीद की किरण जाग गई। उसने अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने और पढ़ाई का खर्च के लिए संस्था में काम करने का विचार बनाया। शाम को अनिकेत के मम्मी और पापा आए। रात का खाना खाने के बाद मम्मी पापा नैना की बेटी, जिसे सब प्यार से परी बुलाते थे, के साथ खेल रहे थे। तब अजय भैया की तरफ अनिकेत ने बात को शुरू करने का इशारा किया। भैया ने बात शुरू करने के लिए पापा से बोले, पापा कुछ बात करनी थी, आपके जो दोस्त गिरिवर जी जिनके आश्रम भी चलते हैं। पापा बोले, हाँ, उनके बारे में क्या बात करनी है। तब नैना ने बोला, पापा आपने हमेशा औरतों का सम्मान की बात की है, आज भी एक औरत के सम्मान की बात है। ये सुन मम्मी ने आश्चर्य से बोला, क्या हुआ नैना, बात क्या है? तब अनिकेत ने सारी बात बताई। सारी बात सुन पापा ने हम करते हुए बोला, केस तो करना ही चाहिए, पर बेटा केस है बहुत मुश्किल, क्योंकि लड़ाई आश्रम के साथ साथ गिरवर नेता के खिलाफ भी है। हमारा पक्ष की मजबूती के लिए बहुत ठोस सबूत चाहिए। आश्रम की अगर आधी महिलाएं भी एकजुट होकर इनके खिलाफ बयान दे दें तो बात कुछ बन सकती है। बाकी तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। भैया बोले, केस तो लड़ेंगे अनी, पर सारे सबूत जुटाने के बाद, जल्दबाजी में नहीं। अगले दिन अनिकेत और नैना दोनों संस्था गए सुमति से मिलने। जब अनिकेत को पता चला सुमति आगे पढ़ना चाहती है तो वो बहुत खुश हुआ और नैना से सुमति के दाखिले के लिए बोला। सुमति केस के विषय में जानने को बहुत उत्सुक थी। अनिकेत ने सारी बात बताई और समझाया, हमें बहुत से सबूत चाहिए। सुमति उदास हो गई। नैना सुमति के कंधे पर हाथ रख बोली, समय उदास होने का नहीं है, हिम्मत रखो, अब लड़ना है। आगे कैसे क्या करना है अब ये सोचो। अनिकेत ने बोला, कैसे भी करके सुमति, तुम्हें और भी महिलाओं को आगे लाना होगा जो आश्रम में चल रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सकें।
सुमति ने कुसुम से बात करने की सोची। उसने आश्रम के फोन पर फोन लगाया और अपनी पहचान छुपाते हुए कुसुम से बात कर एक मंदिर में मिलने को बुलाया। कुसुम मान गई। सुमति और अनिकेत उससे मिलने गए। कुसुम को सुमति ने सब बात बता के मदद करने को और भी महिलाओं को साथ रहने को बोला, पर कुसुम डर गई और डर के बोली, आश्रम वाले बहुत खतरनाक हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई तो वो मार देंगे, हमारा कोई नहीं। इन सब के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमें इस आश्रम में रहना है और हर हफ्ते के शनिवार और रविवार को होटल में जाना होता है। ये सब सहना है। सालों से चल रहा है ये सब। किसी की हिम्मत नहीं हुई आवाज उठाने की। तुम मुझे माफ करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सबके समझाने पर भी वो नहीं मानी और वहां से चली गई। सुमति थोड़ी देर शांत रहकर बोली, अब एक ही रास्ता है। वो बोली, मुझे उस आश्रम में जाना होगा। आज सोमवार है, बस होटल शनिवार और रविवार को जाएगी। इससे पहले मैं वहां से कुछ ना कुछ सबूत ले आऊंगी। अनिकेत ये सुनते ही मना कर दिया, नहीं सुमति, ये बहुत खतरनाक होगा। नैना बोली, पर हमारे पास यही रास्ता है। अनिकेत बहुत मुश्किल से माना। इन सब के लिए नैना बोली, अनिकेत तुम सुमति को एक बड़ा मोबाइल और माइक्रो कैमरा दे दो। सुमति को वो सभी दस्तावेज के बारे में बता देना जिसकी हमें जरूरत है, और कैमरा कैसे चलेगा ये सब अच्छे से समझा दो। अनिकेत ने सारी बात सुमति को अच्छे से समझा दी। मोबाइल और कैमरा कैसे सेट करना है सब कुछ सुमति जल्दी ही समझ गई। ना चाहते हुए भी सुमति को वहां जाना पड़ा। सुमति वहां जा रही थी तो अनिकेत को लग रहा था जैसे कोई उसकी जान ही ले जा रहा है। सुमति आश्रम पहुंची और वार्डन मैम के पास जाके रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता चल गई है मेरी गलती, मेरा कोई नहीं। यहाँ से भागकर मैं भैया भाभी के पास गई, उन्होंने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर, वापस अपनी शरण में ले लीजिए। सुमति को रोते देख वार्डन बोली, तुम जैसी बहुत औरतें यहाँ से और भी जाती रहती हैं, हमें उन्हें पकड़ने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही वापस आ जाती हैं। चलो अच्छा है, तुम समझ गई सब। तुम लोगों को ऐसे ही जीना है, इस बात को जितना जल्दी समझ सको समझ लो। सुमति अपने कमरे में गई। कुसुम ये देखकर चौंक गई। तब सुमति बोली, मैंने भी सोचा क्या लड़ाई लड़ें, हमारी जिंदगी तो वैसे भी बेरंग है, ये नरक में ही जीना है तो यही सही। मैंने भी हालात से समझौता कर लिया है। आधी रात सुमति सबसे बच के वहाँ कार्यालय के उस कमरे में पहुंची जहाँ सारे दस्तावेज थे, पर वहाँ ताला लगा था। सुमति ये देख वापस अपने कमरे की ओर जैसे ही मुड़ी तो देखा सामने कुसुम खड़ी थी। सुमति उसे देख बुरी तरह से डर गई। कुसुम बोली, मुझे शक था तुम वापस सबूत जुटाने आई हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुमति को थोड़ा सुकून मिला। कुसुम ने बोला, इसकी चाबी वार्डन के पास रहती है, मैं जैसा बोलती हूँ तुम वैसा करती जाओ। बस सुमति ने हाँ में सिर हिला दिया। सुमति और कुसुम दोनों अपने कमरे में वापस आ गईं। तब कुसुम बोली, तुम यहीं रुको, मैं चाबी लेके आती हूँ। कुसुम वार्डन मैम के कमरे में गई। दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में कमरे का दरवाजा खुला। वो नींद में बोली, क्या हुआ, इतनी रात में कहाँ आफत आ गई? कुसुम बोली, मैडम सुमति की तबीयत ठीक नहीं, उसको बहुत उल्टियाँ हो रही हैं, कोई दवा हो तो दे दो। वार्डन मुंह बनाते हुए बोली, फर्स्ट एड बॉक्स तो ऑफिस में है, अब इतनी रात को कौन जाए, ये लो चाबियाँ, ऑफिस खोल के दवा दे देना और वापस लाके यहीं रख देना। कुसुम चाबियों का गुच्छा लेके तेजी से सुमति के पास गई। सुमति चाबियां देख खुशी से पूछा, कैसे मिली? कुसुम ने सारी बात कह सुनाई। दोनों कार्यालय पहुंचे। सुमति को अंदर भेज कुसुम दरवाजे पर पहरा देने लगी। अनिकेत ने जैसा बताया सुमति ने वैसे वैसे पेपर की फोटो ले ली और कुछ फाइल साथ में ले ली। जल्दी से बाहर आ गई। कुसुम ने जल्दी से ताला लगा चाबी मैडम के पास दे आई। डर के मारे दोनों को पसीना आ रहा था। सुमति ने बताया, अब ये फाइल अनिकेत के पास पहुंचानी है। अगले दिन कुसुम सुमति को लेकर वार्डन मैम के पास पहुंची और बोली, मैडम सुमति को दवाई से भी आराम नहीं हो रहा, मैं इसको लेकर डॉक्टर को दिखा लाऊं? वार्डन मैडम बोली, हाँ जाओ, पर जल्दी आना। ठीक है बोल कुसुम और सुमति नैना की संस्था पहुंचे जहां अनिकेत पहले से मौजूद था। वहां फाइल और पेपर अनिकेत को दिए। अनिकेत ने खुशी से बोला, वेल डन सुमति। कुछ देर बात करने के बाद सुमति और कुसुम आश्रम के लिए निकले। पीछे से अनिकेत ने आवाज लगाई, सुमति। सुमति पीछे मुड़कर देखने लगी।
उन्होंने बोला, अपना ध्यान रखना। सुमति मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। रास्ते में कुसुम बार बार सुमति के चेहरे को देख रही थी। सुमति ने ये देख कुसुम से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुसुम थोड़ा मुस्कुराकर बोली, अनिकेत बाबू की आंखें देखी। सुमति आश्चर्य से बोली, मतलब? कुसुम बोली, वो तुम्हें चाहते हैं। इतना सुन सुमति चौंक गई। वो बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमें गांव से जानते हैं, तो वकील होने के नाते हमारी मदद कर रहे हैं, बस। कुसुम बोली, देखा नहीं कैसे उन्होंने बोला, सुमति अपना ध्यान रखना। सुमति ने कुसुम का मुंह बंद करते हुए बोला, बस अब और कुछ ना बोलो। कुसुम मुस्कुरा रही थी। दोनों आश्रम पहुंचे। वार्डन मैडम ने कुसुम से बोला, सुमति को ऑफिस में भेजो, कुछ बात करनी है। सुमति ने देखा वो दोनों लड़के जो बस से औरतों को ले जाते थे वार्डन मैडम के ऑफिस में बैठे थे। सुमति ने अपना माइक्रो कैमरा ऑन किया और ऑफिस में गई। तब वार्डन मैडम ने बोला, तो सुमति इस बार तुम्हें बस से जाना है, पिछली बार बहुत नुकसान कर दिया तुमने, सेठ जी बहुत गुस्सा थे। सुमति बोली, हाँ मैडम, मैं चलूंगी, और कहाँ जा सकती हूँ? पर सेठ जी कौन हैं जिन्हें मैंने नाराज कर दिया? वो बोली, तुम सेठ जी को नहीं जानती, सेठ गिरवर जी, वही तो इन सब के कर्ता धर्ता हैं। सिर्फ इसी शहर के नहीं, जहाँ जहाँ उनके आश्रम हैं, वह सब जगह ये होता है। सुमति के कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो रहा था, जो सीधे अनिकेत अपने लैपटॉप में देख और रिकॉर्ड कर रहा था। सुमति ने बहुत मेहनत और कठिनाई से बहुत से सबूत जुटा लिए थे। आधी रात बस की आवाज से सुमति की आंख खुली तो सुमति ने झट कैमरा ऑन कर बस के पास छुपते छुपाते पहुंची। उसने देखा वो बस से किसी सफेद कपड़े में लिपटी कोई लाश निकाल बगीचे की ओर ले जा रहे थे। सुमति उनका पीछा करने लगी। बगीचे में पहुंचकर उसने देखा कि वो उसे वहीं दफना रहे हैं। सुमति के हाथ पैर फूल रहे थे। उस समय उसे बहुत डर लग रहा था। वहां से बचकर सीधे कमरे में जाकर लेट गई। कुसुम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। कुसुम को देख वो उससे लिपटकर रोने लगी। कुसुम ने पूछा, बता तो, गई कहाँ थी, क्या हुआ? सुमति ने सारी बात बताई। कुसुम ने बोला, हाँ, यहाँ अगर कोई ज्यादा उम्र का हो जाए या गर्भ ठहर जाए तो मारकर बगीचे में गाड़ देते हैं। सुमति ने आंसू साफ करते हुए बोला, कुछ भी हो जाए इन्हें नहीं छोड़ूंगी, सबको इंसाफ दिलाऊंगी। कुसुम ने बोला, कल तो शनिवार है, तुम सुबह ही यहाँ से चली जाना। सुमति बोली, नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी, रंगे हाथ पकड़वाना है इन्हें। मैं पहले ही अनिकेत को बता दूंगी, वो पुलिस लेके होटल आ जाएंगे, साथ ही उन लोगों को भी पकड़ेंगे जो इन सबको बढ़ावा देते हैं। अगले दिन सुमति ने ऐसा ही किया। अपने फोन का जीपीएस चालू कर दिया और फोन अपने आंचल में छुपा के बस में बैठ गई। सुमति और कुसुम बहुत घबरा रही थीं। इस बार किसी दूसरे होटल पहुंचे थे। सबको एक एक कर कमरे में भेजा जा रहा था। सुमति बेसब्री से अनिकेत का इंतजार कर रही थी। सुमति को भी एक कमरे में भेजा गया। सुमति का डर बढ़ता जा रहा था। कमरे में सुमति पहुंची तो एक आदमी शराब लेकर बैठा पी रहा था। सुमति को देख बोला, सुंदर, अति सुंदर, और सुमति की ओर बढ़ा। सुमति परिस्थिति को संभालते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, मेरे हाथों से जाम तो पी लो। ये सुनकर आदमी के चेहरे पर खुशी छा गई, पर सुमति के माथे पर चिंता की लकीरें उभर गईं। वो सोच रही थी, अभी तक अनिकेत क्यों नहीं आया? थोड़ी ही देर में शराब खत्म हो गई। वो सुमति की ओर बढ़ा। सुमति अब बहुत ज्यादा घबरा गई। वो कमरे में बचने के लिए भागने लगी। उस आदमी ने सुमति का हाथ जोर से पकड़ा। सुमति रोने लगी। इतने में तेजी से दरवाजा खुला। सामने पुलिस और अनिकेत खड़ा था। पुलिस को देख वो आदमी भागने की कोशिश करने लगा। अनिकेत सुमति के पास पहुंचा तो सुमति अनिकेत से लिपटकर रोने लगी। घबराहट में उसे ध्यान ही नहीं रहा वो कब अनिकेत से लिपट गई। अनिकेत ने उसे चुप कराया। तब सुमति झटके से अनिकेत से अलग हुई। अनिकेत ने बोला, माफ करना, थोड़ी देर हो गई मुझे। सुमति को ले वो अपने घर पहुंचा, जहां वो अनिकेत के मम्मी पापा से पहली बार मिली। सुमति ने दोनों लोगों के पैर छुए। मम्मी ने गले लगाते हुए बोला, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। नैना ने जल्दी से सुमति के लिए पानी मंगाया। सुमति पानी पी के सारी बात सबको बताने लगी कि ये सब बस यही नहीं बल्कि और शहरों में भी जहाँ जहाँ इनके आश्रम हैं सब जगह चल रहा है, और हर जगह ये जवान विधवा को ही आश्रम में रखते हैं, नहीं तो मार के बगीचे में दफना देते हैं। अनिकेत ने बोला, हाँ, मैंने रजत पुलिस को बताया है, वो कल वहाँ खुदाई कराएंगे। रजत अनिकेत दोनों बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने साथ पढ़ाई की थी।
पापा ने बोला, बेटा तुम बहुत बहादुर हो, तुम सबको जरूर इंसाफ मिलेगा। अगले दिन अनिकेत ने केस फाइल कर दी, जिससे पूरे शहर में हंगामा मच गया। पापा के पास गिरवर का फोन आया। वो बोले, अभी तुमने हमारी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। ऐसे ही सुमति को भी बहुत धमकियां मिली, पर सुमति ने साहस नहीं छोड़ा। पहली सुनवाई में सुमति का पक्ष मजबूत रहा। बगीचे की खुदाई से बहुत से नर कंकाल निकले थे। आश्रम के पेपर के अनुसार वहां बहुत सी महिलाओं ने आश्रय लिया था। अब उनमें से कुछ का कुछ भी पता नहीं, वो कहाँ गायब हो गईं। बस अब एक ही परेशानी थी, कुसुम के अतिरिक्त कोई भी महिला गिरवर के खिलाफ नहीं बोली। सुमति ने बहुत समझाया, पर कोई औरत नहीं मानी। सुमति उन्हें समझा रही थी, गवाही देने को यही मौका है, खुद को और बाकी महिलाओं को इस दलदल से निकालने का। वो महिलाएं बोली, हमारी किस्मत में यही लिखा है। सुमति गुस्से में बोली, भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद के लिए तैयार हों। औरतें मजबूर नहीं होती, उनकी सोच उन्हें मजबूर बनाती है। किस बात का डर है? उनके खिलाफ बोलो या ना बोलो, एक उम्र के बाद वैसे भी वो तुम्हें मार ही देंगे। अब निर्णय आप सबके हाथ में है। सुमति वहां से चली गई। अगली सुनवाई में सुमति का पक्ष कमजोर पड़ रहा था। तभी आश्रम की महिलाएं एकजुट होके आईं और गिरवर के खिलाफ गवाही दी। सुमति ये देख बहुत खुश हुई। शहर में नारी सम्मान और नारी शक्ति जैसी कई संस्थाओं की महिलाओं ने आश्रम की महिलाओं के संग गिरवर के खिलाफ रैली निकाली। ये देख दूसरे शहर के गिरवर द्वारा चलाए जा रहे आश्रम की सभी महिलाएं सामने आईं और गवाही दी। इन सब से गिरवर के काले काम और काला धन का पता चला, जिसमें और भी शहर के बहुत लोग शामिल थे। सुमति के पास फोन आया। फोन वार्डन मैडम का था। वो सुमति से माफी मांग रही थी। सुमति बोली, अगर आप एक पुरुष होती तो मैं माफ कर देती, लेकिन आप एक महिला हैं और महिला होकर आपने एक महिला का दुख नहीं समझा। इतना बोल फोन कट कर दिया। सुनवाई होती रही। करीब 1.5 साल बाद सुमति के पक्ष में फैसला आया। गिरवर को उम्र कैद हुई। उसकी सभी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। सभी महिलाओं ने उत्सव के रूप में इसे मनाया। सभी महिलाओं को सरकारी आश्रम भेज दिया गया और उन्हें स्वावलंबी बनाने की शिक्षा दी गई। अब वो भी समूह में कार्य कर आत्मनिर्भर और सम्मान का जीवन जीती हैं। सुमति उन सबसे मिलने जाती रहती है। कुसुम सुमति को देख बोली, भगवान का पता नहीं होता किस रूप में आके मदद कर जाएं। करीब 1 महीने बाद पता चला, गिरवर ने बदनामी से परेशान होकर जेल में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। सुमति नैना भाभी के संस्था में रहकर काम कर अपनी पढ़ाई पूरी करी और महिला अध्यक्ष बन महिलाओं के सम्मान और अधिकार के लिए बहुत से काम किए, जिसे सरकार द्वारा सम्मानित भी की गई। लेकिन सुमति ने अपना वही साधारण जीवन ही रखा, संस्था में रहना, काम करना। अनिकेत को नैना ने कई बार बोला सुमति से शादी के लिए पूछने की, पर अनिकेत की हिम्मत न होती। नैना ने परी के जन्मदिन पर सुमति को घर बुलाया। सुमति घर पहुंचकर नैना की मदद करने लगी। नैना ने सुमति से अनिकेत को बुलाने के लिए भेजा। सुमति अनिकेत के कमरे में पहली बार गई। उसने देखा वहां बहुत सी पेंटिंग रखी थीं। सुमति सबको देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी जो कपड़े से ढकी हुई थी। उसने वो कपड़ा हटाया तो वो चौंक गई। वो तस्वीर सुमति की थी जब वो गांव में भजन गाने के लिए सर पे दुपट्टा रख के बैठी थी। तभी अनिकेत के आने की आहट हुई। सुमति ने उसे कपड़े से ढक दूसरी पेंटिंग देखने लगी। अनिकेत के कमरे में आते ही सुमति बोली, वो नैना भाभी ने आपको नीचे बुलाया है। अनिकेत बोला, हाँ मैं नहा के आता हूँ, तकिए के नीचे कार की चाबी है, जो भैया को दे देना। इतना बोल अनिकेत अलमारी से कपड़े निकालने लगा। सुमति ने जैसे ही तकिया हटाया तो देखा चाबी के साथ एक पायल भी रखी थी। सुमति उसे हाथ में लेके देखने लगी। अनिकेत ये देखकर चौंक गया। सुमति वो पायल दिखाते हुए बोली, ये मेरी पायल, अब तक आपके पास, वो भी तकिए के नीचे। अनिकेत हड़बड़ा गया। सुमति ने फिर पेंटिंग भी दिखाई। अनिकेत कुछ बोल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनिकेत बोला, हाँ सुमति, जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं तुम्हें चाहने लगा था। तुम्हें देखने के बाद एक पल के लिए भी मैं तुम्हें भूल ना सका, न ही किसी और को कभी चाहा है। सुमति मुंह नीचे करे सब सुन रही थी। तभी नैना भाभी मम्मी के साथ कमरे में आ गईं। उनके हाथ में कुछ सामान भी था। अनिकेत और सुमति को देख वो कुछ हद तक समझ गई थी कि अनिकेत ने अपने दिल की बात हो ना हो कह दी है। सुमति उन्हें देख हड़बड़ा गई। बोली, भाभी मैं आ ही रही थी। मम्मी बोली, हाँ आ जाना, पहले तैयार तो हो जाओ।
सुमति बोली, मैं तैयार ही तो हूँ, सफेद साड़ी ही तो पहननी होती है हमें। नैना और माँ मुस्कुराते हैं और सामान खोल दिखाते हैं, जिसमें लाल साड़ी, चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान था। वो आश्चर्य से दोनों की तरफ देख रही थी। माँ ने सुमति के सर पर हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो ये सब पहन लो, आज ही हम तुम दोनों की सगाई कर देंगे। सुमति आंखों में आंसू लिए बोली, आप लोगों के वैसे ही बहुत एहसान है हम पर, लेकिन मैं विधवा, लोग मुझे अपशकुन बोलते हैं। माँ बोली, इतनी महिलाओं को इंसाफ दिलाया है तुमने, तो तुम उनके लिए भगवान का रूप हो, अपशकुन नहीं। सुमति मम्मी के गले लग रोने लगती है। नैना पास आके बोली, तो चले देवरानी जी, तैयार भी होना है। माँ ने अनिकेत से बोला, जल्दी तैयार हो, नीचे आ जाना। नैना ने सुमति को बहुत सुंदर से सजाया। जब नीचे हॉल में पहुंची तो लबकुश दोनों बुआ बोलते हुए सुमति से लिपट गए। मुकेश भैया और सुधा भाभी भी सामने खड़ी थीं। नैना ने बताया, पापा जी ने पहले ही इनसे बात कर यहाँ बुला लिया था। सुमति की सगाई होने के बाद लोगों के मन से सगुन अपशकुन का भ्रम मिटाने के लिए सुमति ने अपनी शादी में सभी विधवा महिलाओं को बुलाया। सुमति की शादी बहुत धूमधाम से हुई। सुमति की मांग में आज फिर से सिंदूर भर गया। शादी के बाद सुमति के खुद के रुपए से अपने गांव का घर वापस खरीद माँ बाबूजी की फोटो लगाई और जब भी समय मिलता अपना मायका समझ वहां चली जाती और माँ बाबूजी को महसूस करती थी। सुमति ने विधवा महिलाएं जो चाहती थीं उनकी शादी कराई और उन महिलाओं से बोला, परिवार सीमित रख, अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद जरूर लें। सुमति ने महिलाओं के ऊपर बहुत से लेख लिखे। कभी सोचा है विधवा आश्रम तो होता है, लेकिन कभी भी विधुर आश्रम नहीं होता। ऐसा नहीं, समाज में विधुर नहीं होते या कम होते हैं, पर विदुर के लिए समाज में इतने नियम नहीं होते। वो दूसरी शादी कर सकते हैं, उन्हें सफेद रंग नहीं पहनना होता, ना कोई उन्हें अपशकुन मानता है, क्योंकि उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। उनमें पर विधवा जैसे कोई नियम लागू नहीं होते। महिलाओं को इतना शिक्षित और आत्मनिर्भर होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो खुद को स्वयं संभाल सकें। किसी को इतना हक ना दें कि वो आपकी मजबूरी का फायदा उठा सके। पूरी कहानी सुनाकर रेवती दीदी मधु से तबीयत को पूछती हैं। वो बोली, दीदी आपने मुझसे कहा था आप हमें सुमति से मिलवाएंगी। रेवती बोली, हाँ ये आश्रम उनका ही है, आज वो अपने बेटे का जन्मदिन मनाने यहाँ आएंगी। मधु ने जो आत्महत्या का फैसला लिया था उसे सोच वो बहुत पछता रही थी। सुमति अपने बेटे और परिवार के साथ आश्रम आई और सभी से मिली। मधु उनसे मिल बोली, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। सुमति मधु को गले लगाते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस आप लोग मजबूत बनिए, मजबूर नहीं। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।